गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। नए गुरु जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। नए गुरु जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। बोलो शांति की। सभी गुरु जी आते हैं, नई रोशनी लाते हैं। सभी गुरु जी आते हैं, नई रोशनी लाते हैं। जी गुरु वंदन की ओर समय हो चुका है। 6:50 का समय था, 7 बज चुका है। गुरु भगवान पधार चुके हैं। गुरु वंदन की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी भाग्यशाली पहले अंदर पधार जाइए। कोई मंडल वाले वगैरह कोई भी साइड में, एकदम सभी साइड में आ जाइए। पहला जो भी मोबाइल लेना आयोडा है तो साइलेंट पे कर दो बाहरी, ताकि कभी डिस्टर्ब नहीं रहेला उस समय। चलो सामूहिक गुरु वंदन। जामी मासुनो देव जामी चरित्य नित्यनुदामी। जामी मासुनो देव जामी चरित्य नित्यनुदामी। जामी मासुनो देव जामी चरित्य नित्यनुदामी। चाकर ने संगीत वर्षा पूज्य में अभिराय भाव्यो श्याम भावे वीराय चपत्य गणपत्य बत्ते पाने विनय वे चाला सगला उच्चारण समास में अंतर्भाषा विभाषा जंगी के मध्य विनय परिणतु भैरव पूरे जामा जामी मासुनो दियो जामनि चैसी है मध्यनो नामी जामी मासुनो दियो जामनि चैसी है मध्यनो नामी चाकायन संचवन वायन सनिसाव इच्छ जामी मासुनो दियो जामनि चैसी है मध्यनो नामी चाकायन संचवन वायन लेसो इच्छ विचामी मासुनो दियो जामनि चैसी है मध्यनो नामी गारी भगवान बता करी वायन प्रसाद का नमो पंचनमकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानौज सौरे सिंह हवै मंगलम जय जगजीव जोनि व्यानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महोयो जय सुवानम पवो तीर्थयरानम पश्चिमो जय जय गुरुयोगानो जय महपा महावीर नमो दुर्वारागारी वैरिवार निवारिणी अर्हते योगिनाथाय महावीराय कल्याण पार पारामो श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरं देवं वंदे श्रीज्ञातनंदनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वचो यदि दृष्टिस्मृतं दया यदीयामृतं स्थितूया तपस्तितिक्षा गुणशालिनं तं गुरुं हि वन्दे भुवनेकमानि गुरुं हि वन्दे भुवनेकमानि
संयोगमूला जीवेन कर्तायुक परंपरा ब्रह्मा संयोग संबंधम सौगंधेन होसि संतारा परिस्थिति दुनिया कहती है वियोग होने से दुख होता है। भगवान कहते हैं कि संयोग के कारण ही, क्योंकि बिना संयोग वियोग नहीं होता है। डाइवर्स प्रॉब्लम पैदा करता है, लेकिन मैरिज होने के बाद ही डाइवर्स होता है, तो उसके पहले नहीं। बात ये कि जब हम दूसरे के साथ मिलते तब से एक्चुअली देखा जाए तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू है। उसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो गलत आदमी है, उसके पीछे कारण ये है हर एक के साथ व्यवहार करने में हमारा एटीट्यूड गलत है। अगर हमारा एटीट्यूड सुधर जाए तो दुनिया में कहीं भी जाओ सब जगह आपके लिए गार्डन तैयार। अगर हमारा एटीट्यूड खराब है तो समझ लेना हमारे लिए दुनिया नहीं कहेगी, हमको समझ लेना है मैं हनुमान की पूंछ हूँ। हनुमान की पूंछ यानी कहा जाता है कि रावण ने हनुमान की पूंछ को जलाया, फिर वो हनुमान जलती हुई पूंछ से जहां जहां गया वहां वहां आ गया। अगर हमारा हृदय ही, हमारा एटीट्यूड, हमारी अपेक्षा गलत है तो दुनिया खराब नहीं है। तो चिंटू ने पापा को पूछा, पापा ये दुनिया कैसी है? कोई कहता है कि ये दुनिया, ये पृथ्वी गदा जैसी गोल है, कोई कहते थाली जैसी गोल है, पापा ये पृथ्वी, कोई कहते कि चपटी है, तो भगवान तो पिताजी ये दुनिया है कैसी? तो पापा ने कहा ये पृथ्वी, ये दुनिया गोल भी नहीं है, चपटी भी नहीं है, ये पूरी दुनिया कपटी है। अभी ये दुनिया कपटी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर पड़ा है गड़बड़, मुझे दुनिया कैसी है। तो बात अपना ये आज से चालू करना है सेशन कि हम हमारे दिमाग को सुधारना है। रिलेशन मैनेजमेंट में आप सबको इसलिए बुलाया है कि आपको अपना दिमाग, अपना एटीट्यूड, अपने एक्सपेक्टेशन, ये सारे के बारे में सोचना है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। क्योंकि आज तक तो मैंने यही काम किया है कि किसी और कोई गलत ठहराया है, ये तेरे कभी ये प्रॉब्लम क्यों, शायद एडजस्ट सब मिले, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हमने पूरे घर के ऊपर गलती का आरोप थोप दिया है, मत दिया है। लेकिन एक बार ये देखना है शायद ये सब बराबर हो गए, मेरी तो कोई गलती नहीं है, इतना भी पॉसिबल है। तो इसके लिए ये खास एक किया हुआ है, क्योंकि हम जैन है, परमात्मा महावीर स्वामी को पाए हुए हैं। हमारा भगवान महावीर स्वामी के लिए विशेष अनेक समावेश भूषण, और हमारे पास जरा भी क्षमा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने जो क्रोध छोड़ दिया, हम उनके संतान हैं, हम भगवान महावीर स्वामी के संतान हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपने पूरी जिंदगी में जो क्रोध छोड़ दिया, हमने सबने डिवाइड करके ले लिया। भगवान ने छोड़ दिया, वो भगवान के संतान है हम, इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए ये भाषा में एक चीज है, हमने सबने थोड़ा थोड़ा क्रोध कर दिया। जिनके भगवान क्षमा सागर है, उनके हम सब संतान पेट्रोल की टांकी है, वो क्षमा सागर है, उनके संतान हम सब पेट्रोल की टांकी बन गए हैं। एक जरा भी कोई गड़बड़ करी, एक जरा सा भी किसी का व्यवहार गलत दिखाई दिया तो सीधी ही आग लग जाए। थोड़ी भी फिरता नहीं है, थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम्स पैदा होने का सबब। घर घर की शिकायत,
जहाँ गया वहाँ से कोई ने कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है वो शिकायत लेकर आता है, साहब मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, साहब मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, साहब मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो प्रयत्न करना है, रिलेशन मैनेजमेंट एक सुंदर को है, नियर को करो नियर, जो हमारे नियर, जो हमारे नियर, उनके प्रति बहुत प्रेम था पहले, बहुत प्रेम, लेकिन आज प्रेम नहीं रहा है। जो निकट के उनके लिए सिखाए, हर एक पिता को अपने पुत्र के लिए सिखाए, हर एक सास को अपनी बहू के लिए सिखाए। सामने भी है, हर एक लड़का अपने पिता के लिए गए, पापा मेरे बहुत अच्छे, लेकिन बोरिंग है। अच्छे में बोरिंग होता है कि हर बात में मुझे सलाह देते रहते, और हम के बच्चे थे तब कैसे थे, हम बच्चे थे कैसे, पापा बोरिंग। हर एक लड़के को पिता के प्रति सिखाए, हर एक बहू को अपनी सास के लिए सिखाए। हर एक पार्टनर के बीच में एक शंका का वातावरण हो जाता है, माहौल हो जाता है। जब उसने ये निर्णय लिया तो मुझे पूछा नहीं, ऐसे उसने क्यों ले लिया, जब उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो ये जो हमने माहौल बना के रखा है उसको चेंज करना है। नियर को करो, तो नियर को डियर करना है, तो NEAR अक्षर है। जो भी हमारे नियर है उनको डियर करने के लिए हमको ये नियर में से 4 अक्षर को पकड़ना है। तो 4 अक्षर पकड़ के कैसे नियर को डियर किया जा सकता है, इसलिए आत्म संशोधन करना। आपस कहता हूँ कि किसी के प्रति जब भी आप इल्जाम देते हो कि वो ऐसा है, तब दर्पण में खड़े रहकर उनको पूछना तू कैसा है। जब हम दूसरे के लिए बोलते हैं वो ऐसा है, तब हमको दर्पण के सामने खड़े रहने की जरूरत है। तू कैसा है, वो ऐसा है वो बराबर, तू कैसा हो तो बोल, तू कौन सा सोने का है बोल देते। तू क्या जन्म से ही सर्वज्ञ होकर आया है? मैं जन्म से तू सर्वगुण संपन्न होकर आया है। तेरी जिंदगी में, तेरे जीवन में, तेरे स्वभाव में कोई गड़बड़ नहीं है। अभी खुद को पूछना है। आज तक हमने दूसरे के सामने बात करती है, अभी आज से हमारी बात करनी है। ये 3 दिन की शिविर में हमको खुद की ही बात करनी है कि मुझे मेरा नेचर वगैरह सब सुधारना है। तो NEAR ये 4 अक्षर में ही एक जादुई ताकत पड़ी हुई है। हो सकता है कि ये 4 अक्षर अगर आपने बराबर अच्छी तरह से समझ लिया और अपने जीवन में उतार दिया तो इतने भी पॉसिबल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सब आपको नियर मानेंगे, सब आपको नियर मानेंगे, लेकिन आपको खुद को पहले तैयार होना है। और इसी हिसाब से ये चालू करना है। सबसे पहले नंबर के बाद नेचर। NEAR में सबसे पहली बात कौन सी आती है? नेचर यानी स्वभाव। सबसे पहले खुद को ये देखना है मेरा स्वभाव कैसा है। आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड और नॉट। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो फटाक करके मैं आग लगा देता हूँ या नहीं। जो भी शॉर्ट टेम्पर होता है, जो भी शॉर्ट टेम्पर यानी जल्दी से गुस्सा हो जाए। मात्र गुस्सा हो गया तो नो प्रॉब्लम, अनलिमिटेड गुस्सा वाला हो जाता है। वो भी चलो मान लेते, बाहर ऐसा व्यक्त कर देता है अपना गुस्सा। जो भी शॉर्ट टेम्पर है आपके घर में, अगर आप तो आप उस घर के बाहर बोर्ड लगा लेना, दिस इज हेल। जिसका दिमाग पित्तल है, बार बार में क्रोध आ जाता है, वो ऐसे ही मानेगा आई एम राइट। जिसको बार बार क्रोध आता है वो भी वही बोलता है आई एम राइट, मैं बराबर हूँ। सब ऐसे मिले तो मैं क्या करूं? और लड़के का खुद बोलता हूँ सामने जाओ तो मेरा मगज दिमाग नहीं जाएगा। एक पत्नी को मैं कहना कि चाय बना के हाँ करके बोल देते नहीं बनाऊंगी, क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? हमारे पास मैं गुस्सा करता हूँ तब मेरे पास गुस्से करने के लिए रीजन कारण है, तो मैं क्यों गुस्सा नहीं करूंगी? भाई ठंडा हो। हर एक गुस्सा करने वाले को अपना गुस्सा सही लगता है। हर एक गुस्सा करने वाले को अपना गुस्सा सही लगता है।
खून खराबा करने वाले को भी लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं तो सज्जन आदमी था, दुनिया ने मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं तो बिल्कुल ही नौशांत हूँ। खून खराबा करने वाला भी ये मानता है। एक राजा अपने जन्मदिन जेल में गया, जितने भी अपराधी वर्ग थे सबको मिला, पूछा आप जेल में कैसे? एक ही प्रश्न, आप जेल में कैसे? और वो कहता है मुझे भी पता नहीं कि मैं जेल में कैसे, मैं तो सज्जन आदमी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, बिल्कुल गलत आरोप मेरे ऊपर ठोका गया है, मैं तो बिल्कुल सज्जन, मैं क्यों जेल में आ गया? दूसरे को पूछा आप जेल में कैसे? नहीं मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया था, लोगों ने और पुलिस ने मेरे लिए गलत समझ लिया, मैं तो बिल्कुल निर्दोष था। 25 को पूछा, सबका जवाब एक ही है, जिसने चोरी किया है, किसने रेप किया है, किसने खून किया है, कोई खराबा किया है, सब यही मानते हैं मैं तो निर्दोष हूं। 26 आदमी को पूछा आप जेल में कैसे? उसने तो रोना था। आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं जेल में कैसे? मुझे तो फांसी मिलनी चाहिए थी, मैं जेल में अभी तक जिंदा क्यों हूँ? मेरे तो अपराधों की कोई बात पूछो मत, इतने सारे मैंने अपराध किए। राजा साहब आप तो खूब दयालु हो कि जिसको फांसी लगानी चाहिए उसको मात्र जेल में बचाए, मेरे अपराध तो बहुत भयंकर। राजा ऐसा मानता है कि तेरा जितना अपराध है उसके सामने सजा तेरे को कम मिल रही है तो हंसना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, इसमें रोने की बात क्या है? क्योंकि इसलिए रो रहा हूँ कि आप तो दयालु है, आपने तो मुझे बहुत सस्ता भी नहीं पड़ दिया, लेकिन मेरे कर्म, मेरे भगवान वो मुझे माफ कब करेंगे? मेरे इतने बेहतर रोने का शुरू किया। सब 25 और जो अपराधी थे उसके सामने राजा ने पुलिस को कहा यह अपराधी, ये सारे 25 निर्दोष है, ये अपराधी है, निर्दोषों के साथ में अपराधी को रखना उचित नहीं है। ये सारे निर्दोष है, ये एक ही अपराधी है, निर्दोषों के सामने अपराधी को रखना चाहिए। ये अपराधी को निकालो जेल में से, उसको जहाँ जाए वहां जाए, लेकिन उसको जेल में नहीं रखना है क्योंकि ये सब निर्दोष है। समझ में आया आपको? जो खुद को अपराधी मानता है वो निर्दोष सिद्ध होता है, जो खुद को निर्दोष मानता है वो सब अपराधी। मेरा वापस खुद को देखना है, मेरा नेचर। जब भी शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ, भार करके गुस्सा करता हूँ, तब मैं यही मानता हूँ कि मैं तो सही हूँ, इस समय पर मुझे क्रोध करने का अधिकार है, मेरा राइट है, अगर हमारा ये शॉर्ट टेम्पर स्वभाव है, जिसको मैं बोलता हूँ पित्तल स्वभाव, तो हमको समझना है मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं नरक पैदा करता हूँ। अगर आपके घर में 5 व्यक्ति है और आपका स्वभाव पित्तल है तो वो घर के 4 व्यक्ति को कहता हूँ कि वो भूतकाल में नरक का जीता, आप 4 परमाधामी को। जिसका स्वभाव पित्तल का है, बात बात में धम धम हो जाता है, भयंकर गुस्सा आ जाता है, उसके जो घर में 5 व्यक्ति है उनको समझ लेना पूर्व में ये नरक का जीव था, हम परमाधामी थे। परमाधामी का काम क्या? नरक के जीवों को त्रास देना। हमने इसको बहुत त्रास दिया होगा, आज वो हिसाब चुकते करने आया है, वो पित्तल स्वभाव लेकर आया है और हम 4 इसकी सजा भुगत रहे। वो नरक परलोक में थी, ये मेरा घर आज नरक। वो परलोक में नरक थी, ये आज मेरा घर नरक। जिसका स्वभाव वापस कहता हूँ बात में कम चाहिए, वो पिताजी अपनी कार साफ कर साफ। वो लड़का ने जो कांच साफ किया हुआ था दूध में अंगूरी डालकर लड़का है वही कांच पर कुछ निकले गया। अभी तो मैंने ये कांच साफ किया है और अपना ही लड़का था, वो धूली से वो कांच पर ही लिख रहा है। शॉर्ट टाइम तो दुनिया में एक बात है, अगर मुझे किसी की गलती देखनी है तो वेरी इजी, किसी की कोई भी बात में गलती देखनी है तो वेरी इजी,
पति चुप भी रहता है तो पत्नी को गलत लगता है कि मैं बोलती हूँ और आप जवाब देते, गलती अपराध है। मौन रहे तो भी गलती सिद्ध हो सकती है। किसी की गलती देखने वेरी इजी थिंग, हार्ड थिंग तो वो है मुझे मेरी गलती देखनी, सबसे कठिन चीज तो वो है, बाकी तो ऐसी है। मैं तो आप लोगों के लिए बोलता हूँ, सब चलिए मुझे आप सबकी गलती देखनी है। आप आए लेकिन ऐसा बोल के देते हो, आप सब गड़बड़ करते हो, मुझे गलती देखनी है आपकी तो मैं देख सकता हूँ। और अगर आप बातें करेंगे तो भी मैं गुस्सा हो जाऊंगा, अरे ये वाक्य सुन जाएंगे गड़बड़ कर रहे हो। गलती मुझे देखनी है, दूसरे की गलती देखनी है, बहुत ईजी है। और हम जब दूसरे की गलती देखते तब हम राह देखने के लिए तैयार हैं, नॉट टू वेट एट अ मोमेंट। उसी वक्त अरे तू उसको पूछ, ये गड़बड़ क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, तू इसे व्यवहार क्यों कर रहा है, वजह क्या है, पूछ। नहीं, हमारा दिमाग राह देखने के लिए तैयार नहीं। मैंने इसको अपराधी सिद्ध कर लिया है तो अभी सरकार में ना कोई अपराधी सिद्ध होता है उसको तो पहले रिमांड में लेते हैं, उसके मुंह से उसका अपराध सिद्ध कराया जाता है, उसके बाद में भी कोर्ट में उसको वकीलों को रखकर अपने जितने भी सबूत, अपनी निर्दोषता के लिए जितना भी तर्क दलील कारण देना एक चांस दिया जाता है। उसके बाद में भी अगर चुकारा विरोध में आया तो ऊपर की कोर्ट में वो जा सकता है, वहां जाकर वापस नई दलील, नए तर्क, नए निर्दोष को सिद्ध करने के लिए वो अपने नए कारण रजू कर सकता है। वहां भी आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चांस दिया जाता है, वापस तुझे जो भी कहना है कह सकता है। वहां भी अपराधी सिद्ध हुआ तो राष्ट्रपति के पास मर्सी की अर्जी जा सकती है, भाई मेरी परिस्थिति ऐसी थी, भले मैंने कोई गड़बड़ किया लेकिन मैं जन्म से ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो वो सज्जन आदमी हूँ, ये परिस्थिति, ये सज्जन, इसके कारण मुझे फांसी आप दे रहे हो, लेकिन मेरी परिस्थिति को समझो, मेरे भविष्य काल को समझो, मेरे परिवार के भविष्य काल को। वो मर्सी की दया भी गुजार सकता है और राष्ट्रपति को लगा ये दया पात्र छोड़ दो उसको, तो उसको छुट्टी मिलती है। एक बार किसी ने बड़ा अपराध किया है, उसको फांसी लगने से पहले इतनी सारी प्रक्रिया होती है, और हम है कि किसी ने अपराध किया तो भाई वहां फांसी। देखने के लिए हम तैयार हैं। आप तो इतने जबरदस्त होती के डॉक्टर, MS डॉक्टर, MS हम है, हम सब MS है, मास्टर ऑफ सर्जरी बोलते हैं ना, MS यानी क्या, मास्टर ऑफ, हम सब MS है। डिग्री का आप जरा अलग है, हमारा से बस इतना फर्क है, तो हम सब भी MS, लेकिन आप सब है विदाउट डिग्री, विदाउट स्टडी, विदाउट डिग्री, इतने जबरदस्त होती कि MS डॉक्टर हो, आपकी क्या बात होती है, अद्भुत है ना आपके पास, आपके पास जो टैलेंट है अद्भुत अद्भुत। वो MS डॉक्टर बेचारा MS होने के लिए कितना पढ़ता है, कितनी स्टडी करता है, कितना खर्चा करता है, जब जाकर MS होता है फिर भी डायरेक्ट नहीं, उसको पहले बड़े MS डॉक्टर के पास रखा जाता है, ट्रेनिंग का एक पीरियड होता है। MS डॉक्टर, बड़े MS डॉक्टर, सफल MS डॉक्टर किस तरह से ऑपरेशन करता है, 5-25 ऑपरेशन वो देखता है, वो देखने के बाद फुल ऑपरेशन शुरू करता है। लेकिन फुल ऑपरेशन शुरू करने से पहले भी उसको आपने कितना करना पड़ता है, आपका BP चेक करो, शुगर चेक करो, वो चेक करो, ये सारा चेक किया जाता है। आज आपको दाखिल किया तो आज ऑपरेशन नहीं, सब चेक किया जाता है, थोड़ा BP हाई है, लेवल में आने, शुगर जरा हाई हो गया, ठहरो, शुगर को लेवल में आने, आपका ब्लड कम लग रहा है, ठहरो, थोड़ा ब्लड बढ़ाए, ये सारा एक करते चेकिंग कर लेते, उसका BP शुगर ये सब बराबर है ना, एक बिल्कुल बराबर हो गया ऐसा लगता है। उसके बाद में उसको पहले दवाई देते कि जिसके कारण वो ऑपरेशन के अवसर पर भी उसको गड़बड़ न हो जाए, दवाई वगैरह दिया जाता है, फिर भी ऑपरेशन नहीं करती, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते, यहाँ सबकी हाजिरी होती है, सब आ सकते हैं, सबकी हाजिरी होती है कि कोई हाजिर नहीं होता है। जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तब सब हाजिर रहते हैं कि सब बाहर निकलो,
यहाँ उनका ऑपरेशन होने वाला है, सबको बाहर भगा देते हैं। उसके बाद में जब ऑपरेशन हो जाए तो भी क्या करते हैं मालूम है? पहले एनेस्थीसिया, उसको मूर्छित करो, उसको मूर्छित करो। ये उसको मूर्छित करने के बाद भी ऑपरेशन की सारी सामग्री हाजिर रहती है, एक भी सामग्री कम नहीं रहनी चाहिए। बराबर ऑपरेशन करने के बाद भी चलो ले जाओ भाग के दो नहीं, बाद में उसको टाँका लगाते हैं खूब अच्छी तरह से, उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाया जाता है। बाहर उनके स्वजन परिजन को कहते हैं चिंता नहीं करो, ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन बराबर हुआ है। अभी उनको 3 दिन मेरी निगरानी के नीचे रखना पड़ेगा, 3 दिन हम चेकिंग करके बाद में चौथे दिन उसको छुट्टी देंगे। 3 दिन डॉक्टर 3 टाइम आता है, बीपी बराबर है, शुगर बराबर है, ये बराबर, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ने, उसको भी बेटा डॉट भरिया, जरा भी चिंता नहीं करना, तेरा ऑपरेशन मैंने किया बहुत अच्छा हो गया, जरा भी दुखी मत होना, 3 दिन में तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। उसको आश्वासन दिया जाता है, दवाई दिया जाता है, ये सारा दिया जाता है। 3 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया है, अभी इसको कहते हैं आप जा सकते हो। वो एमएस डॉक्टर को किसी का ऑपरेशन करने में इतनी सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, ये आप इतने जबरदस्त होती क्या एमएस डॉक्टर हो कि किसी ने कुछ गलती किया वहाँ उसको चेप डालते हो, आप एक ही मानते हो हाँ मैंने ऑपरेशन कर दिया, आपके सीधा हो। उसको कितना है एमएस डॉक्टर को कितनी बड़ी प्रक्रिया में से पसार होना पड़ता है, और आप जब किसी को इसका बराबर काम भी ऑपरेशन करना पड़ेगा तो खड़ा करके करते हो कि ये सारी प्रक्रिया में जाती हो। बोलो आपके लड़के के हाथ से गड़बड़ हुई और कब गिर गया, और आपका अनुभव है कि लड़का जो भी काम देता हूँ मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, चल बोल, इसलिए आपको लगा कि इसका ऑपरेशन करना जरूरी। आप ऑपरेशन कैसे करते हो? बहुत बड़ा ऑपरेशन भाई, शारीरिक ऑपरेशन से भी किसी का स्वभाव, किसी की गलत आदत सुधारना वो कोई कम आप छोटा ऑपरेशन थोड़ा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन। शरीर का ऑपरेशन तो हो सकता है, ये ऑपरेशन कोई सामान्य थोड़ी बात है। तो मैं पूछता हूँ ये एमएस डॉक्टर, ये सारे एमएस डॉक्टर आपको पूछता हूँ कि आप कैसे ऑपरेशन करना, मुझे भी सीखना है। किस तरह से आप ऑपरेशन करते हो? सीधा सीधा ही उसको छाता लगा लिया, गाली सुना लिया, कान धान करके उसके ऊपर जितने भी शब्दों की गोली छोड़ दी थी धार छोड़ दिया, और मान लिया कि मैंने उसको सुधार दिया। अभी वो दूसरी बार गलती करेगा तो वापस वही ऑपरेशन। बस अपने को ही सबसे पहले उसका ऑपरेशन नहीं करना है, वापस कहता हूँ सबसे पहले उसका ऑपरेशन। मेरे स्वभाव में बहुत गड़बड़ी हो गई थी, सेकंड हैंड माल आया है हमारा दिमाग, जब हम यहाँ आए ने तब हमने सस्ते वाला माल लिया है, सड़ा हुआ, तब गड़बड़ हम वही है। बहुत जल्दी में तब जाता हूँ, सबसे पहला ही शॉर्ट टेम्पर हो जाती है, हम दूसरे को अपना कारण रजू करने के लिए समय भी नहीं देते, एट द मोमेंट हम सीधे हो जाते, इसलिए उसको कारण रजू करने दो। तो भाई अपने लड़के को काम सौंपा, इतना जा सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी लेकर आ, और लड़का ने खड़ा करके मना करे पापा मैं नहीं जाऊंगा। बेशक आप पिता हो, वो लड़का हो, लड़का है, उसको इस तरह से नहीं बोलना। आप पिताजी है, वो लड़का है, आप अपनी दृष्टि से सही है, उसको नहीं भी जाना है तो इसी तरह थोड़ा बोले मुझे नहीं जाना, ऐसा थोड़ा धीरे से बोल, शांति से बोल, ऐसा सीधा ही प्रेशर बोलता है एक चलो लगे बोला, लेकिन आपको उसने गलत किया मानो,
उसने गलत किया ऐसा आपके सामने नहीं बोलना है। तो मैं एक छाता लगा दूंगा, आपने सही किया, उसने तो गलत किया, आपने सही किया। उसने गलत किया तो उसका राइट था, उसने गलत किया तो उसका राइट था, आपने गलत किया तो आपको राइट नहीं। चलो इसके पीछे कारण क्या बोल? लड़के ने भड़ा करके मना कर, पापा मैं नहीं जाऊं, ये गलत है, मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा। ये बोले पापा मैं नहीं जाऊंगा, तो भी मैं कहता हूँ उसको इतना अधिकार है। आपने क्या नहीं जाता साला, समझ जाएगा। देखो आपने भी गलत किया, उसने तो गलत किया, आपने सही किया, ये बोलने कर ऐसा बोलकर आपने सही किया। व्हाट इज योर ओपिनियन? आप क्या मानते हो? आप ऐसा बोले वो सही बोला क्या? अभी छूट है बोलने की, ऐसे बोलने की छूट। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने इस तरह से व्यवहार किया, वो सही किया कि गलत किया? अभी मैं पूछता हूँ, उसको आपके सामने इसी तरह से बोलने का एक राइट है, आपको नहीं है। तो उसके पीछे कारण, उसके पीछे कारण आपका लड़का आपके सामने सब गलत ही बोला है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसको बच्चे को ये बोलने का अधिकार आपको नहीं है। इसके पीछे कारण, क्योंकि वही कारण है कि आप पिता है, सबसे बड़ा कारण वही है। हर एक लड़के को अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ कैसा भी व्यवहार करना उसके लिए राइट है, लेकिन हर एक माता पिता के लिए वो जिम्मेदारी है कि मुझे मेरे लड़के के सामने एक आदर्श पुरुष के रूप में ही पेश आना। माता पिता के साथ लड़का का नाता एक अलग कोटिका हो, और इसलिए हर एक लड़का मानता है दुनिया में कहीं भी मेरा अधिकार नहीं चलेगा, मम्मी पापा के सामने चले। वो लड़के के मन में ये बैठा है, वो टीचर के सामने ऐसा नहीं बोलेगा, वो बॉस के सामने ऐसा नहीं बोल सकेगा, ईश्वर के सामने नहीं बोल सकेगा, पिता के सामने बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है मुझे मेरे पापा पर प्रेम है, पापा को मेरे पर बहुत प्रेम है, और इसीलिए वो बोलेगा। नहीं बोलना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर वो बोला तो उसके लिए वो राइट है, समझ लो, और फिर भी वो छोटा है और आप वो छोटा है, आप बड़े हो, उसका अनुभव छोटा है, आपका तो बहुत अनुभव है, दुनिया भर का आपका अनुभव। कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, उसको सीखना बाकी है। आप तो सीख गए हो, आपने तो सब लेसन पढ़ लिया है। चलो आइए, एक गीत ले।
नमो जयनंद सोचाऊं ये सुंदर का सर्व गुणासु मंगला से सर्वस्व परमो है। लड़का ने तो जो जवाब दिया बिल्कुल वाजिब नहीं, वो गलत ही, लेकिन सीधाई एकदम गुस्से में आ जाना, वो लड़का दुनिया का अनुभव नहीं है और वो मम्मी पापा के सामने बोल, उसके मन में एक विश्वास है आपको कि मैं कैसा भी व्यवहार करूँगा मेरे मम्मी पापा मुझे प्रेम करेंगे, ये इसके अंदर गहराई में बैठा हुआ। जबकि मम्मी पापा को समझना है मुझे उनको आदर्श देना है। बालक के लिए सबसे पहले हीरो माता पिता होते हैं। उनके व्यवहार, उनकी भाषा, उनकी चेष्टा गहराई तक अंदर उसके प्रेम हो जाए। फिर वो कितना भी स्टडी करे, कितना भी दूसरा कुछ करे, वो गहराई में जो प्रिंट हुआ है वो जल्दी चेंज। और इसीलिए आपकी जिम्मेवारी सबसे बड़ी, आपको उस वक्त किस तरह से रिस्पॉन्स देना है वो आपको सोचना है। एक आपकी जिम्मेवारी है। लड़का गलत ही है लेकिन उसकी गलती आपको बतानी है तो किस तरह से बताई जाए, आपको उसके साथ व्यवहार कैसा करना। लेकिन पापा हमारा सर वो मानता नहीं है, बहुत जिद्दी हो गया है, सुधरना ही नहीं है। बराबर है, उसको जिद्दी किसने किया? उसको जिद्दी किसने किया? या स्वभाव से पहले से ही जिद्दी था या आपने भी उसके अंदर कोई प्रोसेस किया है? उसको जिद्दी बनाया हमने, तब इसकी जिद को पूरी करना भी हमको ही है। लेकिन वो राह नहीं देती, बस वो पिता भी शॉर्ट टेम्पर थे। लड़के ने धूल से खास के ऊपर कुछ लिखा, हार करके जोरदार चटा लगा, इतना गुस्सा, हार कितना जोर से चाटा लगा वो लड़के नीचे। क्योंकि क्रोध में जब हम आ जाते तब हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे उसको स्लो लगाना है। जब हम क्रोध में आ जाते तो हम क्या सोचते, इतना जोरदार लगाओ सीधा हो जाए। यार उस वक्त हमारी ताकत डबल हो जाती है। सामान्य ताकत से भी क्रोध में आ जाने के बाद की हमारी ताकत डबल हो जाती है। उस वक्त एक्सीलेटर रहता है, गियर्स रहते हैं, ब्रेक नहीं रहते। एक्सीलेटर भी है, गियर्स भी है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फाइव। कार 180 किलोमीटर की स्पीड में भागेगी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि उसमें ब्रेक नहीं है। स्पीड का थ्रिल है, स्पीड का थ्रिल है, लेकिन सेफ्टी के लिए ब्रेक नहीं। अगर आपको पूछता हूँ ऐसी कार में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए जिसमें एक्सीलेटर तो बस हम दबाया हार करके दो, और गियर्स इतने सुंदर है, स्पीड पिकअप ओहो विद इन 5 सेकंड फ्रॉम 0 km to 100 km की स्पीड, इतनी सुंदर पानी की तरह दौड़ती है। इसका कलर, इसके कवर इतना सब टॉप क्वालिटी का है। एक ही गलती, एक ही खामी जो आपको पसंद, जो चीज आपको पसंद नहीं उसकी है। सच बोलो, कार चलाने वाले को ब्रेक पसंद होती है या एक्सीलेटर? जो भी कार चलाने वाले उनको क्या पसंद है, ब्रेक पसंद होती है या एक्सीलेटर? आप सबके पास तो कार होगी, तो आपको पसंद क्या है, ब्रेक या एक्सीलेटर? आप लोगों को वापस पूछता हूँ, मुझे तो अनुभव नहीं है, मेरी तो साइकिल भी नहीं चलाई। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप कार चलाने वाले को ब्रेक पसंद है या एक्सीलेटर पसंद है? स्पीड एक्सीलेटर बहुत एवरेज स्पीड आता है वो पसंद है कि बीच में फटाक से ब्रेक दबाओ, वो ब्रेक दबाया वापस चालू किया, फिर बीच में कुछ वापस ब्रेक दबाओ? सच बोलो, आपको ज्यादा पसंद एक्सीलेटर या ब्रेक?
कुछ नहीं है साहब, पूछो ही क्यों। हम नहीं बोलते, आप समझ जाओ। एक्सीलेटर ही पसंद है और आपको एक्सीलेटर पसंद है, इसलिए कार में ब्रेक नहीं रखी गई है। चलो अभी वो कार में आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? आपको ब्रेक पसंद नहीं है, समझ गए, ब्रेक निकाल लिया, एक्सीलेटर रखा, कार में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? ए साहेब, मरना है विदाउट ब्रेक की कार में बैठो तो या नहीं? समझ लो, क्रोध में हमारा शब्द और हमारा गुस्सा एक्सीलेटर पर जाता है, धान 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 होता है, लेकिन उस वक्त ब्रेक करना। क्रोध नाम की कार कभी भी बैठने जैसी नहीं है। क्रोध नाम की कार कभी भी बैठने जैसी नहीं है। उसमें दिमाग में गर्मी 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 का एक्सीलेटर है। कठोर शब्द, गाली, ठोक दूं, डंडा लगाऊं, ये सारे गियर से। तकलीफ ये है, छोड़ दे, ऐसी गलती तो मैंने भी की थी, क्यों इतना गुस्सा करता हूँ? ये ब्रेक है। बोलो, जो क्रोध नाम की कार में ऐसी गलती तो मैंने भी की है, मैं भी अपराधी हूँ, क्यों उसके ऊपर गुस्सा करूं? ऐसी ब्रेक नहीं है, वो क्रोध नाम की कार में बैठना या नहीं बैठना। वो ढाल कर कितना जोरदार चाता लगा दिया, मूर्छित हो गया। और उसकी मम्मी ने उसको अस्पताल में दाखिल किया। पिता का दिमाग भी शांत हुआ, डॉक्टर की ट्रीटमेंट हुई। वो लड़का ने आंख खोली, आंख खोली, सामने पापा को आंख बंद कर दिया। पापा को भी झटका लगा, वो मेरे से डर गया। पापा ने उसके मस्तक पर जरा प्रेम से हाथ संवारा, खोला आंख, पापा के सामने देखा। पापा ने कहा, बेटा डर नहीं, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अक्कल अभी आई, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, मैं इतनी मेहनत करके कार साफ कर रहा था, तो दूर लेकर तू घाट पर क्या लिख रहा था? वो लड़का ने कहा, पापा मैं लिख रहा था, आई लव माई फादर, आई लव माई पापा। पापा मैं ये लिख रहा था, मैं मेरे पापा को चाह रहा। तो ये सुनते पापा को ऐसा झटका लगा। वो भले दूरी से रखता था, लेकिन दिल की बात लिख रहा था, पापा मैं आपको चाहता हूँ, पापा आई लव यू। और मैंने उसको चाटा लगा दिया, एक क्षण में ठहरा नहीं। इतना मुझे गुस्सा आ गया। कारण क्या? वो कहा है पापा सोते पर। वो निकला बाहर सीधा, लकड़ी लेकर कार को धड़ा धन मारने का सोच के, ये कार के कल मेरे लड़के को मारा, तो उसको कार को तोड़ा। ये आदमी को क्या बोला जाता है? शॉर्ट टेम्पर, हर बात में बड़ा करके ऊपर आ जाता है। जैन इतिहास में कथा आती है, वो जबरदस्त कथा की कथा है। एक श्रीमंत से, बड़े श्रीमंत से, उसके 8 लड़के थे, उसके ऊपर 9वें नंबर में एक लड़की थी। तो सेठ को, सेठानी को, हाथों पुत्र को, ये जो छोटी अपनी बहन, उसके ऊपर सबको इतना प्रेम हो गया। एक लड़की लड़की, घर की लक्ष्मी, रूप से भरी थी, सबको देखने मात्र से प्रेम हो जाए, इतना सुंदर चेहरा, और 8 लड़के के ऊपर हुई थी, तो सबको इतना प्रेम की पूछो, इसमें भी पिताजी को थे इतना प्रेम, प्रेम बढ़ गया, अंदर प्रेम भरपूर रखने का, लेकिन बात प्रगत करते होते हैं जैसे 66,000 केवी पावर हाउस में 66,000 केवी, वही का वही सीधा इधर आ गया, तो वही का वही सीधा इधर ही आ गया 66,000, तो क्या होगा? भागना पड़ेगा भाई, आग लग जाएगी।
यहाँ आते आते ट्रांसफॉर्मर 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 करते 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 इतना डाउन 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 किया जाता है, तब जाकर आपके घर की ये लाइट वगैरह जलती है। ये अगर वो डाउन नहीं हुआ सीधा 66,000। एक बात, कितना भी अंदर प्रेम हो, बाहर व्यक्त करते वक्त ट्रांसफॉर्मर लगाना और जितना उचित है ना इतना ही व्यक्त करने का। अंदर कितना भी बड़ा, बाहर जितना उचित है इतना ही प्रेम बताना चाहिए। और साथ में ये भी समझ लो, मात्र प्रेम की बात नहीं है, एंकर की बात भी यही है। वो तो 66,000 है ही, लेकिन जितना ने इतना बाहर निकाला नहीं है, उसको भी क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर लगा के काम 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 करके आपके घर के दिया पूरी दीवारें जल प्रकाशित हो जाए, बस इतना क्या आपकी है। हर जगह पर ट्रांसफॉर्मर की बहुत जरूरत है। मालूम है ना ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये सारे ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, डाउन करते जाते, डाउन डाउन करते करते यहाँ तक में वो हो जाता है। 467 भी आया तो भी बहुत भारी लग जाता है। हाँ 66,000 और क्या 460। फिर धीरे धीरे उसको भी डाउन करने का, वो बाहर रहता है 460, उसको भी डाउन करना पड़ता है, तब जाकर आपके घर में काम होता है। बस मैं कहता हूँ हर जगह पर है ना, अंदर कितना भी भरा हो, जब बाहर निकालना है तो बीच में क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, समझिए। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर कौन है? विवेक, विजडम। हमारा विवेक एक ट्रांसफर होना चाहिए, अंदर कितना भी भरा हो, बाहर व्यक्त करते वक्त मुझे विवेक से व्यवहार करना। वो पिता को पुत्री पर इतना प्रेम और वो व्यक्त करता रहता है। उसने सारे परिवार सभी को कह दिया ये लड़की पर मुझे इतना प्रेम है, वो इसके सामने चुके चारी करे, वो जो बोले सबको स्वीकार कर लेना है, उसकी कभी गलती नहीं होती है, वो उसकी कोई कभी गलती नहीं है, उसको कोई उलाना का एक शब्द भी नहीं बोलेगा। उसको उलाना का एक भी शब्द नहीं बोलना। अगर उसने किसी की गलती बोले तेरी गलती है और कुछ भी सुना दे, हम सबको शांति से सुन लेने का, उसकी गलती नहीं है, उसको उलाना नहीं देने का, वो किसी को उलाना देते उसको सुन लेने का। ये पिता का फरमान आ गया। मेरी गलती है ही नहीं और मैं सबको लाना दे सकता हूँ। भयंकर कोटि की ये भयंकर कोटि की ये ताकत है, ये ताकत है लेकिन भयंकर है, राक्षस बनाने वाले। और वो बढ़ गए ऐसी, उसको पता चल गया, छोटी लड़की बड़ी होशियार थी, पता चल गया कि मेरे पिता को मैं वोट लाती हूँ, मेरे पिता के लिए मैं कमजोर कड़ी हूँ, वीक पॉइंट हूँ, मैं कुछ भी चाहूंगी मेरा हो जाए। बस व्यवहार उसका भी ऐसा स्वरूप, वो सबके सामने आज्ञा कर देती है, अपने बड़े भैया को भी बोल देती है, बड़े भैया को प्रेम कर, नौकरों को भी आज्ञा कर देती है। तो नौकर समझते भाई सेठ की लड़की है, जो मैं विरोध को वही मानते। पूरा माहौल वो मानो के साम्राज्ञी बड़ी राजरानी, तो बाकी सब उसके नौकर, दिमाग बिगड़ गया। ज्यादा प्रेम के कारण दिमाग खोल गया, नाम उसका भी चेंज हो गया, दुनिया नाम का भत्ता, लेकिन पीछे से उसको सब बोलते रही अचंकारी भत्ता है, उसके सामने चूके छाती नहीं कर सकते, उसको जो पसंद नहीं है उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर कर लिया, हम बड़े और छोटी है, मारेंगे तो मार खाना पड़ेगा, लेकिन उसके सामने नहीं बोल सकते। नेवर टू अपोज। ये लड़की का दिमाग बिगड़ता गया। मैं आपको कहता हूँ, जब भी आप बोलो मेरा लड़का बहुत जिद्दी है, तब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो जिद्दी जरूर से था कि आपने थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया। उसने जो चाहा मांगा दे दिया, उसने जो कहा कर ले, वो एक लड़के आंखा जा रहे हैं, लड़के आ रहे, वो मेरा बहुत लाडला है, ये सब नाटक करके आपने उसका पालन पोषण किया नहीं। क्या पहले के काल में
पहले के काल में पिता को 4 लड़के होते थे, किसी को 3 लड़का, 2 लड़की, 4 लड़के, 2 लड़की, पूरा बड़ा विस्तार होता था। तो सब में बांटने का हो जाता था, सब एक को इतना प्रेम मिलता है, सबको एक सलीका मिलता रहता था। वो लड़के परस्पर मारते कूदते सब करते बड़े हो जाते थे। अभी क्या हुआ, आप लोगों ने माइक्रो फैमिली बना दी, आप सबका फैमिली बिल्कुल माइक्रो हो गया। एक लड़का एक लड़की, बस बात आगे बढ़ना ही नहीं है। 2 लड़के नहीं, 2 लड़की नहीं, बस एक लड़का एक लड़की और माइक्रो, एक लड़का एक लड़की हो तो चलेगा, आगे नहीं आना है। आप लोग ने तय कर लिया कि भविष्य काल में जैन शासन नहीं रहना चाहिए। तो क्या हो, वर्तमान काल में आप किसमें हो? जैन शासन में हो, और आपने ये तय कर लिया है, तो भविष्य काल में जैन शासन का क्या हो? कभी आपने ये तो सोचा तो ही नहीं, क्योंकि मैं स्वाद का सोच सकता हूँ, मैं शासन का नहीं सोच सकता। तो इतना छोटा छोटा फैमिली बना है। तो बेचारा एक लौता लड़का दीक्षा लेना चाहता है ना, तो भी माता पिता नाटक करते हैं, क्योंकि हमारे एक लौता लड़का है, वो है, उसको फॉरेन अमेरिका जाना है, हम तो व्यवस्था करके रहेंगे। फिर भले वो अमेरिका जाकर कोई लड़की के साथ संबंध जोड़ दे, वहां जाकर कुछ भी करे, नो प्रॉब्लम। लेकिन तो दीक्षा की बात, अरे एक लौता लड़का होकर एक ऐसी बात करते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक लौते लड़का का जो नाटक वर्तमान काल में चला है, वो भयंकर कोटि का चला है। और वो लड़के पर प्रेम, एक लौता लड़का है, और 2 साल का लड़का है, और होता है मम्मी को रसोई करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, कितना का मम्मी को भी होता है, और पापा तो दुकान वगैरह में रहता है। एक लौता लड़का 2 साल का होता है, मानता नहीं है, मोबाइल ले लिया। 2 साल के लड़के को गेम डाउनलोड करना आता है। किसने दिया भाई मोबाइल उसको? वो जन्म से फॉरेन से लेकर, वो परभोग से लेकर आया भाई। वो थोड़ी भी जिद करता है, मुझे चाहिए। अभी वो 2-3 साल का है, वो जिद करता है। आपने इसकी हरेक जिद पूरी करने का काम किया, तो वो लड़का समझ जाता है, वो समझ जाता है कि मेरे मम्मी पापा का मैं बिग पॉइंट हूँ। फिर वो बड़ा होकर ही वही क्या हो जाता है मालूम है? खंडनी खोर शब्द यानी क्या? दिल्ली वाले को पता नहीं होगा, बॉम्बे में बहुत प्रसिद्ध शब्द है। जो गुंडे वगैरह लोग होते हैं, भाई लोग, वो बड़ी पार्टी वगैरह को संदेशा भेजते हैं, आपने इतना कमाया है, वो इतना रुपया भेजो, नहीं तो हम आपको शूट करा लेंगे, वो कराएंगे, और इसको अमुक रकम पहुंचानी पड़ती है। ये खंडनी कहा जाता है, और इसे उगाई करने वाला खंडनी को कहा जाता है। उसने कहा हमको ये भेजो, इतना रुपया भेजो, भेजना ही पड़ता है, नहीं तो सामने मुँह। अभी आपके घर में तो आपके इतने बड़े श्रीमंत तो नहीं हो कि आपके घर के पास कोई खंडनी को का फोन आ जाए, मिस्टर इतना रुपया भेज देना, आपके पूरे फोन आने की संभावना नहीं है। लेकिन आप भी मुक्त नहीं हो, बाहर से फोन नहीं आता है, घर में से प्रकट हुआ, मुझे ये देते नहीं देते, अंदर से आवाज आता है, मुझे देते क्या नहीं देते, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। और वो भी ले बेटा। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये खन्नी खोर पैदा किसने किया? बस यहाँ भी वही परिस्थिति हुई, सारी इच्छा पूरी करने की। इसके लिए एक सिद्धांत बना गया, वो हर बात में सही होती है, उसको कोई उलाना नहीं दे सकता है, वो सबको उलाना दे सकती है, उसके हर एक बात को सबको स्वीकारना चाहिए। ऐसे उसके पिताजी ने सिद्धांत बना लिए, और वो तो फिर बढ़ती गई, बड़ी होशियार, बड़ी इंटेलिजेंट, कर्मग्रहण, प्रकरण, 9 तत्व सबका अभ्यास किया हुआ है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंट। 4 प्रकरण भाषा वगैरह जो भी पढ़ना है सब पढ़ लिया है, लेकिन ये सारे दिमाग में गए, इधर नहीं गए। दिमाग में तो सब बैठ गया है, हृदय में नहीं बैठा कि भाई किसी का कोई भी प्रकार का व्यवहार उसका कर्म है,
इसकी भवितव्यता है, ऋणानुबंध है। भाई हरे की अपनी अपनी योग्यता है, वो हरे में नहीं है। दिमाग में तो सब है क्या? सारे कर्म ग्रंथ 8 प्रकार के कर्म है, एक एक कर्म की कितनी प्रकृति है सब है क्या? कौन से कर्मों का बल कैसे होता है सब बता था दिमाग में, लेकिन हृदय में वो कंप्यूटर बन गई थी। कंप्यूटर में सब फीलिंग है, लेकिन कंप्यूटर को तो ऐसा नहीं है। है बहुत ज्ञानी, रूप से बनी हुई और बहुपति की लड़की, लेकिन दिमाग 24 कैरेट वाला गोल्ड का बिस्किट, नेल्लोर गोल्डन सिटी। मैं आपको पूछता हूँ 916 कैरेट 10 ग्राम का या 100 ग्राम का 10 किलो का एक जबरदस्त पति का गोल्ड का बिस्किट कोई आपको देना चाहता है, 916 यानी आपकी भाषा में लगभग 100 ग्राम यानी कम से कम 5-6 लाख का माल, बराबर। वो कोई आपको देना चाहता है, हाथ लो, मैं आपको ये देना चाहता हूँ। बोलो हाथ में आप लेंगे या नहीं? लेकिन आपने देखा वो अभी भट्टी में से गरम गरम किया हुआ आपके हाथ में दे रही है। अभी भट्टी में तो गरम गरम किया हुआ था, लाल छोड़ हुई है, और वो आपके हाथ में देता है। गोल्डन है, प्योर प्योर गोल्ड। 10 ग्राम या 100 ग्राम 10 तोला यानी कम से कम 100 ग्राम का माल, 5 लाख का माल वो हाथ में दे रहा है। लेकिन शर्त है वो आपको हाथ में दे रहा है, बराबर अभी भट्टी में से गरम कर निकालने आपको लेना चाहता है। आप हाथ लंबाएंगे या नहीं? रूप, धन, होशियारी सब गोल है, लेकिन स्वभाव आगे, स्वभाव आगे। तुमको समझना है ये गोल्डन बिस्किट जरूर है, लेकिन भट्टी में से निकली हुई है। बस वो इतना ही दिमाग गरम गरम रखेगा। एक्चुअली वो अकेले ऐसी नहीं, हम सबको दर्पण के सामने खड़े हो और खुद को पूछो आप जन्म से क्या मानते हो? मैं कभी गलत नहीं हो सकता। आप मानते या नहीं मानते? जरा सोचिए। वो लड़की की बात छोड़ो, पहले अपनी बात करे। आप मानते कि नहीं मानते कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ? जब भी कोई आपके ऊपर आरोप करे ये आपकी गलती है, तो आप तहती करते के विरोध करते हैं। किसी ने आपको बताया ये तेरी गलती है, आप एक्सेप्ट करते हैं या उसका विरोध करते हैं? आपको भी पता तो है कि ये गलती हुई है, लेकिन किसने बताया ये तेरी गलती है, तो आप एक्सेप्ट करते कि विरोध करते हैं? ऐसा बात बिल्कुल बराबर है, आपने बिल्कुल सही बताया। ऐसा करते कि विरोध करते, ये मेरी गलती कैसे हो सकती है? हम भी है ना जन्म से ये पकड़ के आए, आई एम ऑलवेज राइट। जरा देख लेना, दर्पण के सामने देख लेना, आई एम ऑलवेज राइट। एक बात। दूसरा नंबर की बात, आई एम नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। मैं सब जानता हूँ, मुझे बीच में कोई बोले पसंद नहीं है। वो सारे शिकायत करते हैं, हम काम करते सब सलाह लेने आ जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा कर, ऐसा मुझे सब पता है। आपको पता कि क्या जरूरत है? मैं सब जानता हूँ, मैं हमेशा सच्चा हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। ये बात हम दोनों हमारे लिए, दो बात दूसरे के लिए। तेरी गलती तुझे समझना चाहिए, मैं तेरी गलती बताऊं तुझे मानना चाहिए। ये दूसरे के लिए हमारा व्यवहार है, और दूसरे के लिए मान दे उसको कुछ पता नहीं है। मैं एक सलाह देता तो मानना क्यों नहीं है? मैं तेरे को सलाह देता तो मानना क्यों नहीं है? जब हम ये बोलते हैं मैं देता हूँ सलाह तो क्यों मानता नहीं है? वापस कहता हूँ दर्पण के सामने खड़े रहो। जब किसी ने तुझे सलाह दिया था तो मानता है? किसी ने तुझे कुछ कहा तो तू मानता है? जरा आप लोगों को नींद नहीं आती ना? नींद तो नहीं आती।
वापस गया तो ये अपने को पूर्ण अपना ऑपरेशन करना है, अपने खुद का अपने को ऑपरेशन करता मैं क्या कहा किस किस प्रकार की भूमिका लेकर बैठा हुआ हूँ। आज तक हम दूसरे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया उसका तो प्रायश्चित करना है हमको, उसका पश्चाताप करना है। दूसरे का दिल तोड़ने का जो हमने काम किया है आज तक हमें वह उसके पीछे हमारी जो भूमिका है उसको समझना है। मात्र उसकी बात नहीं है, हमारी सबकी बात है। आई एम ऑलवेज राइट। वो लड़के ने पापा को पूछा पापा युद्ध कैसे होता है, तब पिता ने कहा बेटा समझ ले, चीन भारत पर अटैक कर रहा है, अभी तो यूक्रेन पर रशिया कर रहा है, लेकिन मान ले कि चीन भारत पर हमला कर रहा है। वो पिताजी ने इतना बोला तब उसकी मम्मी ने वहां बीच में कहा क्या पुरानी पुरानी बात सिखला रहे हो। वो लड़का पूछ रहा है कि युद्ध कैसे होता है, तो आप दस्तान चीन का दे रहे हो। चीन ने हमारे पर हमला किए कितने साल हो गए, ऐसा बोलो पाकिस्तान हमारे पर हमला करता है। अब पिताजी का दिमाग गया, ये बीच में रहने दे, तू रहने दे, वर्तमान काल की क्या परिस्थिति तुझे पता नहीं है, तू भी पुरानी बात कर रही है, अभी का क्या माहौल चल रहा है तुझे पता नहीं है, तू क्यों बीच में से बोलती। मुझे खबर ही थी मैं बोलूंगी ना, आपको पसंद ही नहीं। हाँ तू रहने दे, तू बोलती है मुझे बहुत पसंद है बहुत पसंद है, रहने दे, तू हर जगह पर मेरे को काटने का काम करे। मैं काटती नहीं, मैं सब बोलती हूँ, लेकिन तुमको पसंद ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं है। मैं पसंद रखता हूँ लेकिन तुम इसमें क्यों बोलती है, आप इसमें क्यों रहते हो। लड़के बीच में चालू हो गया, लड़के का पापा साथ दो, मुझे पता चल रहा है कि युद्ध कैसे होता है। आपको पता चल गया, आपको चल गया युद्ध इससे होता है। बाहर का युद्ध छोड़ो, थर्ड वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड वॉर छोड़ो, भारत पाकिस्तान के युद्ध को छोड़ो, जरा पहले अपने घर में देखो। टीचर ने लड़के को पूछा तो महायुद्ध के बारे में जानता है, तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, तो बता दे। तो कहने मेरी मम्मी ने कहा है कि घर की बात बाहर नहीं बतानी। घर के लिए देखो, लड़के के आपके बच्चे के लिए महायुद्ध बाहर नहीं है, ये घर में पापा मम्मी जगत है ना, वो उसके लिए महायुद्ध नहीं है। तो जरा वो महायुद्ध के लिए देख लो, घर में जब भी आप टक्कर होती है जब देख लो विश्व कितने छोटे होते हैं और हम कितनी बड़ी फाइट खेल सकते हैं। कारण एक ही है, वो भी मानता है कि मैं सच्चा हूँ, मैं भी मानता हूँ मैं सच्चा हूँ, वो गलत है, वो भी मानते हैं मुझे सब पता है, मुझे कोई बताना नहीं, मैं भी मानता हूँ मैं सच्चा हूँ, मुझे कोई बताना नहीं, वो भी मानते हैं मेरी बात को कोई काटे नहीं, मैं भी मानता हूँ मेरी बात को कोई काटे नहीं। युद्ध हो गया ही होगा, युद्ध के बिना रहेगा कैसे, होने वाला ही है। ये भूमिका में जब कोई झुकता है कि तेरी बात बिल्कुल सही है, मुझे ये आइडिया नहीं थी, ये मुझे ख्याल दिया, अच्छा हुआ चल बता दे यू आर राइट, मैं रॉन्ग था। ये कोई बोले तो काम होता है नहीं, ये तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ये सबसे बड़ा कठिन वाक्य है, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, सबसे बड़ा मुश्किल वाक्य है, बहुत मुश्किल वाक्य है। शब्द तो यही कहिए, थोड़ा चेंज हो जाता है। यू आर राइट, आई एम रॉन्ग बहुत भारी है, शब्द तो यही कहिए, हम उल्टा बोलते हैं, यू आर रॉन्ग आई एम राइट, बस घर पर वहां होता है। वो बड़ी हो गई, जुबान हो गई, शादी का अवसर आया तो लड़की ने कह दिया पापा मैं शादी नहीं करूंगी। तो तेरे को वैराग्य हो गया शादी होना, तो कहने वैराग्य हो गया शादी होना ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग आपको जानते हो मैं कोई शर्म करने वाली नहीं है। जो मेरा पति बनना चाहेगा उसको मुझे मेरा गुलाम बनाना पड़ेगा, मैं जो भी बोलूं मानना पड़ेगा, मैं किसी का विरोध सहन नहीं कर सकती हूँ। मेरी सोच रहेगी, मेरी आज्ञा मेरा पति मानेगा तो मैं शादी करूंगा। अभी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े युवक, उसका रूप इतना सुंदर था, श्रीमंत की लड़की भी थी, तो शादी के लिए समाचार तो भेजते हैं, लेकिन इसकी शर्त आ जाती है क्या,
मेरा पति मेरा सब मानेगा, मेरी आज्ञा में रहेगा, तो ही मैं शादी करूंगी। वो बेचारी प्रामाणिक थी, पहले ही बोल दिया। लेकिन आप सबका अनुभव क्या है आप जानते हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सबका अनुभव क्या है आप जानते ही हो। वो जब चढ़ा हुआ था तब पता, हमको तो मेरे को तो पता ही नहीं था, लेकिन जब चढ़ा हुआ तब पता चला कि तिजोरी की चाबी शेठानी के पास है। हाँ, वो जब चढ़ा हुआ केवल वो बोलते हैं ना संगीत का, तिजोरी की चाबी शेठानी के पास। तो मैंने एक बार पूछा कि शेठानी के पास तिजोरी की चाबी आप क्या बोलने जाते हैं। देखिए सेठ कितना भी कमाए, कितना खर्च करना, कितना चला बोलना, क्या करना क्या नहीं करना, सारी चाबी वो तिजोरी, यानी मात्र तिजोरी नहीं, सेठ के दिमाग सबको क्या करना, उसकी सारी चाबी शेठानी के पास है। शेठानी आ गई। हम सब भी ऐसे हो जाते, लेकिन उसने तो शर्त रखी थी इसे, कोई तैयार नहीं। एक राजा का मंत्री, कर्मचारी मंत्री है, उसका रूप देखकर पागल है। उसने समाचार भेजा मुझे उसके साथ शादी करनी है। तो इंटरव्यू उसने फंस के लिया, मेरे साथ शादी करनी है तो मेरे इशारे पर नाचना है, मेरे इशारे पर नाचना पड़ेगा। अभी अभी है ना, मैंने सुना है अपने शरीर के बॉडी के अलग अलग अंगों का भी बीमा निकाला है। लता मंगेशकर की जीभ का 10 करोड़ का बीमा। गीत गाने वाली भी अगर मेरा गला बैठ गया और मैं गीत नहीं गाऊंगी तो प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन उसके जीभ का 10 करोड़ का बीमा, ऐसा सुना, जीभ का बीमा। एक नृत्यकार, उसने अपने पैरों का बीमा होता है जो नाचने के, अगर पैर में मोच आ गई, नाच नहीं सका, तो ऐसा भी। एक बहन ने कोर्ट में केस दाखिल किया। हुआ यह था कि रिक्शा वाला जा रहा था, ये बहन जा रही थी, और रिक्शा की टक्कर से उसकी अंगुली पूरी कट गई। तो उसने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया 10 करोड़ रुपए का। इतनी से अंगुली कट हो गई और 10 करोड़ रुपए का सीधा ही क्लेम कर डाला। जज ने वो बहन को पूछा, एक छोटी सी आपकी अंगुली कट हो गई, मानता हूँ कि रिक्शा वाला ने बराबर नहीं चला, आपकी अंगुली कट हो गई, आपको क्लेम करने का अधिकार मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों 10,000 20,000 का क्लेम हो सकता है, आपने 10 करोड़ का क्लेम कर दिया। बात क्या है, माजरा क्या है? 10 करोड़ का बीमा यार, 10 करोड़ का क्लेम एक इतनी छोटी सी अंगुली के लिए। बेचारा छोटा रिक्शा ड्राइवर 10 करोड़ कहाँ से लेगा? बहन जरा सोचो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, ये मेरी अंगुली कट गई है, मुझे 10 करोड़ चाहिए। उलझन में पड़ गए जज भी। सोचो, कुछ नहीं सोच रही हूँ, 10 करोड़ पूछा, एक आपकी अंगुली इतनी कट गई, उसमें 10 करोड़ का, तो क्या हाँ क्यों नहीं? माजरा क्या है? तो कि मेरा पति 10 करोड़ रुपए का मालिक है और मैं ये अंगुली से उसको नचाती, ये अंगुली से नचा रही थी, वो मेरी अंगुली कट हो गई, तो बीमा कितने का, क्लेम कितने का? 10 करोड़ का। जरा आपके घर में भी यही स्टोरी है, चिंता मत करना। उसने वो कह दिया, अगर मेरे साथ शादी करनी है, मैं जो कहूँ मानना पड़ेगा, मैं विरोध सहन नहीं कर सकूंगी। बोलो मंजूर है? वो पागल। तकलीफ वही है, जब उठती जवानी होती है और एक्सप्रेशन इतना भयंकर होता है, तब दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, सब अर्जुन बन जाते, सब अर्जुन बन जाते। उठती जवानी में सामने कोई लड़का देखा या लड़की देखी,
उसका रूप या उसका कुछ भी देखा, अभी अर्जुन बन गए सब। अर्जुन जैसे अर्जुन को मात्र पेड़ नहीं, उसकी डाली नहीं, उसकी उसके पत्ते नहीं, पंछी भी नहीं, उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, दूसरा कोई नहीं देखा, मात्र पंछी की आंख। जब शुरू में शादी करने से पहले जब प्रेम हो जाता है, जब लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, एक अंदर आग लग जाती है, तब आदमी कुछ देखता नहीं, सब अर्जुन जैसे बन गए, मात्र उसका रूप या ये देखते। दूसरे अगर कोई कहता है कि वो तो इसी वो ऐसा नहीं, वो बराबर ही है, उसी को देखते। जैसे अर्जुन को मात्र आंख दिखाई देती थी, लड़का को वो लड़की या लड़की को वो लड़का, दूसरा कुछ दिखाई देता नहीं। मम्मी समझाए, पापा समझाए, स्वजन समझाए, वो समझे इसमें क्या गड़बड़ है, क्या कुछ नहीं, आई लव यू। उस वक्त दूसरा कुछ सुनते नहीं, वो तो शादी हो जाने के बाद सब अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर बन जाते हैं। तो पहले तो डरा ही हो जाता है, बाद में पता चलता है कि ये कौन सा और मैं कौन हूँ, इसका स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। अभी तो मजा आएगा, स्टोरी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली पिक्चर में जहाँ स्टोरी पूरी होती है, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। ये हर घर की स्टोरी है, हर घर की स्टोरी है। छोटी बड़ी बातों को लेकर 6 महीने में तो डाइवर्स की बात आ जाती है। आज जैन कुलों में भी ये गड़बड़ चालू हो गई है। अभी तो बरस भी शादी करनी भाई, डाइवर्स क्या लगा है। मैं आपको सलाह देता हूँ, मुझे एडवाइस दी, शादी करो नहीं तो कोर्ट मैरिज कर लेना। शादी का 10 साल हो जाए, बाद में जितना मौसम खर्चा करना है करना। क्यों? चलो अभी थोड़ा बहुत कोई भरोसा नहीं है भाई। आप करोड़ रुपए का खर्चा करके शादी करते हैं और बाद में 6 महीने में डाइवर्स, तो थोड़ा खर्चा पूरा तो क्या है, शादी 500 रुपये में निपटा है। भरोसा नहीं है भाई, बहुत तेरी चट मार है, चाइनीज आइटम है भाई। वो जरा 10 साल हो जाए, 2 लड़के वगैरह हो जाए, अभी कोई वो भी भाग के नहीं जाएगी, ये भी कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, सब स्थिर हो गया। बाद में ने कार्यक्रम अपना 10 years of marriage। क्या लगाया है आप लोगों ने, क्या लगाया है? कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर आज जैन कुलों में आश्चर्य होता है। जैन कुलों में डाइवर्स, हम 2 साल 3 साल पहले बम्बई, तो बम्बई में जैनों में डाइवोर्स के केस जिस तरह से बढ़ रहे थे, एक भाई ने मुझे पूरा रिकॉर्ड बताया क्या हो रहा हमारे सबके घर में। मेरा अनुभव भी है कि एकदम धार्मिक परिवार जिसके साथ मेरा वर्षों से मैं पहचान, वो परिवार में भी शादी हुई और 3 साल के बाद लड़का हुआ। एक हमारे स्वजन का परिवार प्रेम करने में 8 बरस लगे, 8 बरस प्रेम चला, 8 बरस। दोनों के मम्मी पापा मानते नहीं थे तो 8 बरस चला। शादी हुई 3 साल में, 2.5 साल में तो डाइवोर्स हो गया। ये सब क्या लगा है पता नहीं सकता। इतना फास्ट क्यों करते हैं? कारण एक ही कारण है, सब मानते हैं कि मैं राइट तुम वो रहो। धमालबाजी शुरू हो जाती है, कोई भी छोटी बड़ी बात को लेकर आपने उसको कुछ किया या उसने आपको कुछ किया, हाँ तो क्या कर जाती। सास ने बहू को इतना ही कहा, जब तू रसोई करती है तब तो वो सब छोड़, मोबाइल छोड़, यह ठीक होता था। मुझे पता है वो साड़ी कितने करोड़ में है, और सास ने बहू को इतना ही कहा, भाई तू सब रसोई कर रही जब, तब तो तेरे वो सब को छोड़, मोबाइल को छोड़। बुरा लग गया, पापा को वहीं से फोन करके, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे व्हाट्सएप भी नहीं करने देते, मुझे मोबाइल भी ऑफर नहीं देते, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या परिस्थिति करनी है, सबका दिमाग आग लगी हुई, सब खुद को राजा मानते हैं, कोई किसी का सुनने तैयार नहीं है, कोई किसी का सर करने तैयार नहीं। सब अपनी अपनी दुनिया में बैठे हुए, नहीं यहाँ जितने बैठे नहीं, सिंपल तो सब कुछ क्या है, मुझे अच्छा जॉब चाहिए और मुझे अच्छा जॉब मिलेगा तो मुझे बहुत संतोष होगा, आनंद नहीं होने लगा। मैं इतना सवाल पूछता हूँ, जितने पति पत्नी है
मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को पता है, पत्नी के मोबाइल का पासवर्ड पति को पता है तो मैं खुशी मैसेज बोलता हूँ, मुझे आनंद ही होगा, मुझे आनंद ही होगा, मुझे यही चाहिए, कम से कम इतना तो विश्वास है, मुझे खुशी होगा। लेकिन सच्चे दिल से बोल, पति के पासवर्ड मोबाइल का, पत्नी वो पासवर्ड का यूज करके वो मोबाइल खोल सकती है। पत्नी के पास जो मोबाइल है उसका जो पासवर्ड है वो पति खोल सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका जब ये रहा है, हम सबको एक दूसरे का पता है। इतना ही नहीं, मेरे पापा को मेरा मोबाइल का पासवर्ड खबर है, मेरे पापा का पासवर्ड मुझे पता है। हमारे घर में बिल्कुल ट्रस्ट का वातावरण है, एक दूसरे का मोबाइल एक दूसरा यूज कर सकता है। इतना बोल तो मुझे तो खूब आनंद होगा कि ये घर सचमुच 100%, ये घर बिल्कुल 100% का घर है, मैं मानता हूँ। लेकिन स्टोरी आपको बतानी है, आपके घर में क्या चल रहा है। दूसरी बात छोड़ो, मात्र एक मोबाइल की बात करो। सब अपना अपना लेकर बैठा है, सब अपना अपना लेकर बैठा है, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, और एक दूसरे के छुपे रखकर क्या क्या हम गड़बड़ करते हैं दूसरे को बताना। अब ये माहौल में प्रेम कितना रहेगा और कैसा रहेगा, आप सोच लो, ये माहौल में प्रेम कितना और कैसा रहेगा। सच कहता हूं कि ऐसा अगर माहौल है ना तो दीक्षा ले लो, क्योंकि प्रेम घर में नहीं रहने वाला, प्रेम तो साधु में रहने वाला, क्योंकि हम मोबाइल यूज नहीं करते, हमारा कोई पासवर्ड नहीं रहता है। जहां वातावरण ही अविश्वास का, एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करना, सब पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन क्या सिद्धांत है, किसी पर विश्वास नहीं करना। बहुत पुराने काल की बात है, चाणक्य कहा जाए, अविश्वास, किसी पर विश्वास मत करो। तू आज जिसको फ्रेंड मानता है कल वो दुश्मन हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा। भाई तू फ्रेंड मानकर बता दिया, बाद में दुश्मन होकर तेरा लाभ ले रहेगा, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर। अरे तू आज जिसको पत्नी मान रहा है वो कल डाइवोर्स दे लेगी, बाद में तेरा पता चल गया, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर। ये चाणक्य ने कहा है, और हमारे घर में ये वातावरण खड़ा है। पुलिस राजकारण करने वाले कहते हैं किसी पर विश्वास नहीं। वो लड़का ने पापा को कहा, पापा आपकी तरह मुझे भी नेता बनना है, आई वांट टू बिकम पॉलिटिशियन, आप मुझे पॉलिटिक्स का पाठ सिखलाओ। एक बार दो बार पापा को कहा, पापा ने सुना नहीं, जिस बार आगे मुझे पॉलिटिशियन बनना है पापा, मुझे सिखलाओ। पापा ने ठीक है देखता हूँ। मौका देकर पापा ने ऊपर भी एक आधा माल जैसा था, सीढ़ी रखी, लड़के को क्या चढ़ गया, वो डब्बा लेकर, लड़का ऊपर चढ़ गया, वो डब्बा ये पापा के दे दे, डब्बा दे दे। लड़के ने डब्बा दे दिया, पापा ने सीढ़ी हटा दी। लड़के पापा अभी मुझे उतरना बाकी है, सीढ़ी क्यों ले जाए? लड़के तू जम लगा ना, मैं कैच करता हूँ, जम लगा ना मैं कैच करता हूँ। लड़के के लगे पापा आपने कैच नहीं किया, मैं गिर जाऊंगा तो। अरे तू चिंता क्यों, मेरा वहां पे तो बोल चल चल गिर जा, तू मेरा निशान जम लगा। फिर पापा डर लग रहा है, कितना 6 फुट 7 फुट है, अब मैं अगर मेरा जंप कैच नहीं किया पड़ूंगा तो लग जाएगा। बाबू तेरा विश्वास है, जंप लगा। वो लड़के ने जंप लगाया, पापा ने ऐसा किया था, जंप लगाया, जैसे जंप लगाया पापा ने चढ़ा करके वो नीचे गिरा। थोड़ा लगा भी सही उसको, पापा को क्या, पापा एक जमीन पर गिरने से जो लगन है उसका मुझे दुख नहीं है। पापा आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं कैच कर लूंगा बोलते थे, और आपने मुझे कैच नहीं किया। आप क्या विश्वास जो किया ना, मेरे विश्वास को अपने तोड़ने का क्या, मुझे उसका दुख हो गया। पापा कहते हैं बेटा पॉलिटिक्स का पहला लेसन सगे बाप का विश्वास नहीं सगे बाप का विश्वास नहीं करना, ये पॉलिटिक्स में चलता है, घर में चलता है कि नहीं? मैं पूछता हूँ, पापा को लड़के पर विश्वास ना हो, लड़के को पापा पर विश्वास ना हो, पति को पत्नी पर विश्वास ना हो, पत्नी को पति पर विश्वास ना हो, ये पॉलिटिक्स में चल सकता है, घर में चल सकता है कि नहीं चल सकता है? मैं आपको पूछता हूँ। राजकारण में जरूरी है, वो पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है, विश्वास नहीं रखने का। भाई नरेंद्र मोदी अमित शाह से भी कुछ छुपाता होगा, भरोसा नहीं भाई। आज अमित इधर है, कल क्या होगा पता नहीं। पॉलिटिक्स में चलता होगा, घर में चले कि नहीं चलता है?
दूसरे प्रति हमको विश्वास नहीं है। सबकी गड़बड़ है, इसमें एक ही गड़बड़ नहीं है, सबके अंदर कुछ न कुछ छिपाने का रखा हुआ है। सब गड़बड़ वाले हैं। एक की गड़बड़, लड़के को मत बोलो क्या गड़बड़ करता है, लड़का कहता है जॉब करते हो, अगर उसने जॉब दे दिया तो जॉब कर दे वो। लड़का ने पापा को कहा पापा मुझे वो पिक्चर देखने जाना है, मुझे नहीं वो पिक्चर देखने नहीं जाना, बाहर भयंकर करने का पिक्चर नहीं जाना। लड़का था, इससे तो थोड़ा पापा क्या मानेगा, मौका थोड़ा है। वो तो टिकट लेकर पिक्चर देखने गया, और जब देखने गया तो उसको पता चला मैं पीके हॉल में हूँ, मेरा पापा आगे बैठे। अभी वो लड़के को पापा के लिए क्या होगा, वो एक सिद्धांत बना देगा, लड़के को पाप करने से रोकना, खुद कर लेना, बराबर है? लड़के को रोकना, खुद कर लेना, ये सिद्धांत है। ये सारी गड़बड़ हम करते हैं और बाद में किसी के साथ होती है। बस यही हमारा सबसे पहला है, हमारा स्वभाव हम सुधारते नहीं और दूसरे के थकते रहते। और वो लड़की के साथ शादी करने के लिए मंत्री तो तैयार हो गया, उसको दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस वो लड़की 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 दिखाई रही है। पता नहीं कि भी ये आग है, लेकिन जब शादी का अवसर आता है, प्रेम अंदर पैदा हो जाता है, तब दूसरा कुछ दिखाई देता नहीं। वो तो शादी के बाद अनुभव होता है, धीरे 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 करके सारा पता चल जाता है, सारा पित्तल, सारा सोने का गिलिता वो निकल जाता है, सारा पित्तल बाहर। सोने का गिलित कितना दिखने वाला, मैं तो मना करता हूँ, कोई भी पंच धातु के भगवान को सोने का गिलित कराना ही कभी नहीं कराना। अगर पूजा करनी तो गिलित नहीं कराना, क्योंकि थोड़ी दिन में वो गिलित धीरे करके निकल जाएगा, फिर बहुत खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा। या तो प्योर गोल्ड का बनाओ, नहीं तो नहीं बना। पंच धातु के भगवान बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो सोने का गिलित का मोह रखो ही मत, वो उसके ऊपर अभिषेक होता जाता है, धीरे 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 सोना निकलता जाता है। तो फिर कैसा लगता है। हम राजस्थान गए थे मांडवला, वहाँ जहाज मंदिर, वहाँ कोई भगवान हमने देखे, मुझे उस वक्त याद है, बहुत पहले का 15 साल पहले की बात है। वो सोना कुछ किया होगा, अभिषेक करते करते सोना निकल गया, अमुक सोना रहा, अमुक सोना निकल गया। वो इतना भी चित्र को दिखा देता है। तो मैं तो मना करता हूँ कि सोने का गिलित भगवान को कराना ही, क्योंकि गिलित बाद में निकल जाता है। और मैं यही बात आपके घर के लिए कहता हूँ, किसी का स्वभाव, बाहर का व्यवहार जरा देख लेना, वो सोना है या सोने का गिलित है। अगर सोना है नो प्रॉब्लम, गिलित है तो धीरे धीरे निकल जाएगा, बाद में जो लगेगा वो भट्टा लगेगा। आज प्रेम से बात करता है, लड़का लड़की को कहता है तेरे लिए आकाश में से तारा तोड़ के लाऊंगा, और लड़की कहती है और मेरे लिए तो तू जीवन है, प्राण है, आधार है, सरान है, और धनाधन हो जाता है। और शादी के बाद पता चलता है, और लड़की कहती है आप तो कहते हैं मैं आकाश का तारा तोड़ के लाऊंगा, और मेरी 26 दिन का भी तो पूरी नहीं करते, लेकिन मैंने वही कहा था आकाश का तारा तोड़ के लाऊंगा। ये तो पूछा पूरी कर नहीं पाती, ये तो बाद में गिलित निकलता जाता है सब। क्योंकि हमारा सबका स्वभाव देखने में सोना है, हम सब पित्तल के होता है। कहाँ भगवान और कहाँ जो भगवान की पूजा करते हैं। सुमति नाथ की पूजा करने के बाद भी हमारे में सुमति नहीं आती है। नाम कितना सुंदर है, सुमति नाथ भगवान, तो हमने इसे नाम थोड़ा पढ़ा है। हर एक भगवान के नाम के पीछे स्टोरी है। जब भगवान माता की कुर्सी में आए, मंगला माता की कुर्सी में, उस वक्त एक बड़ा प्रॉब्लम, एक लड़का और 2 माता, दोनों का क्लेम था कि ये लड़का मेरा है, दोनों का क्लेम था कि ये लड़का मेरा है। बड़ा संतोष चला, किसी को पता नहीं, लड़के को भी पता नहीं मेरी सगी माँ कौन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो सॉल्व नहीं कर सकता था। किसी को देखते बाहर गाँव से, तब मंगला माता ने सुमति नाथ पेट में आए और मंगला माता ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसमें 2 स्टोरी आती है। एक स्टोरी आती है, मंगला माता ने यही कहा छोड़ो रे भाई, एक संपत्ति है, दो उसका क्लेम करते हैं, आधी आधी कर लेते हैं, ये लड़का है इसका आधा करो, आधा ही ले जाता, ले जाओ, तो ही करो।
तो जो ओरिजिनल माता ने जो किया ठीक है, ऐसा तो कहता उसके मन में था मुझे नहीं मिला तो उसको तो नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिलेगा, चलेगा उसको। लेकिन ओरिजिनल मानेंगे वो लड़का उसका मेरा नहीं है, उसका है, उसको सौंप दो। तब कहा कि ये इसका ही लड़का है, क्योंकि लड़का दूसरे का हो जाए चलेगा, लेकिन मर जाए वो नहीं चलेगा। वो कौन बोल सकती है? दूसरा स्टोरी ऐसी आती है, वो मंगला माता ने कहा रहने दो, दोनों से लड़के को अलग कर दो, दोनों को ऐसे ही रखो। मेरा बेटा सुमति जब बेटा जन्मेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब जाकर भी नहीं करेंगे, तब तक रहने दो। तो दूसरी ने सोचा, सखी माता ने सोचा, अरे इसके पास जाएगा तो भी मुझे देखने को तो मिलेगा, ये तो हम दोनों को अलग करके कहीं रख देंगे तो मुझे वर्षों तक मेरे लड़के का दर्शन भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं होगा। तो जो सगी माता ठीक है, इनको दे दो, लेकिन कम से कम मुझे दर्शन तो मेरे लड़के का होगा। आप लेके चले जाओगे, वर्षों तक मैं दर्शन नहीं करूंगा, मुझे नहीं चलेगा, उसको दे दो, उसको दे दो। मंगला माता ने कहा ये लड़का, तब जाकर सुमतिनाथ नाम, वो सुमतिनाथ भगवान की पूजा करने के बाद भी हमारे में सुमति नहीं आ रही है, क्योंकि हमने भगवान के पास सब मांगा, सुमति ही नहीं मांग रहे हैं। सुमतिनाथ भगवान की पूजा करते, वो मेरा गोल फंस गया है ना, भगवान उसको छुड़ाओ। वो मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़के की शादी हो जाओ। मेरी लड़की 22 साल की हो गई, कोई वर नहीं मिल रहा बराबर, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, उसका ये करो। हमने सब मांगा, सुमतिनाथ भगवान के पास सब बोले, इसमें से रोज ये प्रार्थना करते, भगवान मुझे सुमति दे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है, मुझे सुमति देना। और सुमति का क्या है? हर जगह पर उचित निर्णय करना, वो सुमति। जो उचित है वही निर्णय करूंगा, बस ये सुमति है। वो मेरा लड़का है इसलिए नहीं, वो पराया इसलिए नहीं, मुझे जो उचित है वही निर्णय करना। तब जाकर ये सुमतिनाथ भगवान की पूजा को फलेगी। ये सहसनाथ भगवान है, जिनके पेट में आते ही सभी प्रकार के कल्याण राज्य में शुरू हो गए, सभी प्रकार के कल्याणों की भूमिका बनी। राजा को भी हर एक प्रकार का लाभ से श्रेय होने का शुरू हो गया। तब जाकर तय किया बालक का जन्म होगा, तब नाम श्रेयांश होगा। उनकी पूजा कर रहे हो तो एक तय करो, मुझे जो मेरा कल्याणकारी हो, सबका कल्याणकारी हो, वही मुझे करना है। किसी का बिगड़े वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि किसी का बिगड़ता नहीं है, तू मात्र तेरा बिगाड़ने का बीज बोता है। हम कोल्हापुर के आसपास थे, तो आजू बाजू में जितने भी खेत हैं, सब खेत में मात्र गन्ने की खेती, गन्ना। गन्ने की खेती में क्या करना पड़ता है? वो गन्ने का बीज बोने का होता है कि करेला का? मुझे पता, समझा। तो मुझे गन्ने की खेती चाहिए, गन्ना उगना चाहिए और गन्ने का रस मुझे पीना है, तो मुझे करेला का बीज बोना चाहिए कि गन्ने का बीज? मैं आपको पूछ, एक जरा मुझे सलाह दो, मुझे करेला का बीज बोना चाहिए या गन्ने का? व्हाट इज योर ओपिनियन? अरे हमारे साथ कितने कर लिए, गन्ने का रस चाहिए तो गन्ने का बीज बोना पड़ता है, इतनी सीधी बात है। करेला का बीज थोड़ा बोया जा रहा है। मैं आपको यही कहता हूँ, अगर आपको गन्ने का रस पीना है तो करेला का बीज क्यों बो रहे हैं? मुझे दूसरा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, ये मुझे पसंद है, तो तू उसके साथ गलत व्यवहार क्यों कर? तू जब दूसरे का साथ गलत व्यवहार करता है, करेला का बीज बोया तो नहीं। अब तो कहता मुझे गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, कैसे मिलेगा भाई? मेरा अनुभव तो ये बोलता है, गन्ना का बीज बोएगा तो ही गन्ना मिलने वाला है, उसके सिवा गन्ना मिलने वाला नहीं है। मैं आपको यही कहता हूँ, मुझे चाहे, सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, सब मेरी बात माने। बोलो आपको पसंद है कि नहीं? सब मेरी बात माने, ये आपको पसंद है कि नहीं? पसंद है। सब मुझे चाहे, पसंद है, पसंद है। सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, पसंद है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक बात समझ लो, एक बात समझ, बहुत इजी है। सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, ये मुझे चाहिए। आज से मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता, सब मेरी बात माने, बराबर, मुझे यही चाहिए। आज से मैं दूसरे की जो अच्छी बात है अवश्य मानूं, चाहिए।
सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, मेरे भाई मेरे साथ अच्छा ही बात है, सब मेरे साथ अच्छा है, वो सुंदर है, आज से मेरा सबके साथ अच्छा व्यवहार है। कितना सिंपल बोलो, कितना सिंपल है, हमको करना है। सारी तो हो गई, शादी तो हो गई और फरमान भी शुरू हो गए। वचनकारी बत्ता ने अपने पति के साथ फरमान शुरू कर लिया, सूर्यास्त होने से पहले आ जाना, घर में आ जाना, ये पहला फरमान। आप रात को देर आएंगे नहीं चलेगा, सूर्यास्त होने से पहले घर आ जाना। पति ने कहा मेरे फ्रेंड्स हम रात को मिलते हैं, कोई मित्र को मिलना नहीं, तो दूसरा पर्याय और चालू हो गया उसका। वो अभी तो पति को उसके ऊपर प्रेम था, इसलिए देवी की था कहती कहती कहती। नहीं, आप गुरु वाली का विरोध कर सकते हो, सच बोलो, घर वाली के कहती हो गया सब और चलने लगा, अच्छी तरह से चलने लगा, बराबर सूर्य होने से पहले वो आ जाता है। अभी इतने फ्रेंड थे वो मंत्री के, वो सब सोचते ये तो गया वहां से, हमारे पास आता भी नहीं है, पत्नी मिली पागल बन गया, ये तो थोड़ा चल सकता है, ये हमारा फ्रेंड था और अभी हमको मिलता भी नहीं। तो किसी उसके ही फ्रेंड ने, कभी कभी मित्र भी शत्रु हो सकता है, इंग्लिश में इसके लिए शब्द है एनिमी, एक नया शब्द कॉइन हुआ है एनिमी, फ्रेंड में से एनिमी, मित्र में से एनिमी, तो उसका एक उसमें से थोड़ा लिया उसमें से थोड़ा लिया, एनिमी हो गया। कभी मित्र शत्रु बन जाता है, कभी मित्र के नाम पर शत्रु हो जाते हैं, देखता है मित्र वो शत्रु, तो इसके लिए शब्द आया एनिमी। ये सारे मित्र ही एनिमी बन गए। ये कैसा चलता है, वो अपनी पत्नी, हम सबने भी शादी किया है लेकिन हम तो मिलते एक दूसरे को, और ये तो घर में भर गया हैंडपैक, पत्नी का गुलाम, एक चल सकता है। हमारा मित्र चला जाए हमारा से, तो किसी मित्र ने राजा कोई चाबी बनाई, राजा कोई चाबी बनाई, ये आपका जो ये मंत्री है वो किसका नौकर है, आपका ये जो मंत्री है वो किसका नौकर है, मेरा नौकर। उसमें क्या है, मैं सैलरी देता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ, पगार मैं देता हूँ, मेरा नौकर है। नहीं, वो आपकी सैलरी लेता है, आपका नौकर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी सैलरी लेने वाला मंत्री मेरा नौकर नहीं। आप क्या बोलना चाहते हो, कोई दुश्मन राजा के साथ उसका कोई रिश्ता है? देखिए दुश्मन राजा कोई नहीं है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि वो आपका नहीं है, वो बात पड़ती है। चाबी बनानी है और वो इसी काम, सीधी बात है। फायर का काम बहुत ईजी है, वॉटर का काम भारी। दुनिया में अभी अभी हमने सुना है कि पेट्रोल का भाव 110 रुपया हो गया, और ये यूक्रेन युद्ध आगे चलेगा तो 120 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। दुनिया में पानी सस्ता है, पेट्रोल बहुत महंगा जाता है, लेकिन हम जब देखते हैं ना तो पता चलता है पेट्रोल तो मुफ्त के भाव में मिलता है, पानी मिलता ही नहीं। आग लगाने वाले भरपूर मिल जाते हैं, भरपूर। एक थोड़ा सा भी हुआ तो सब आग लगाने वाले हो जाते हैं, आग बुझाने वाला कहाँ है? अरे भाई हो गया, छोड़ देने, क्यों इतनी बात को पकड़ता है? ग्रेट मैन नेवर फाइट फॉर स्मॉल इश्यूज। बड़े आदमी छोटी बातों को पकड़ता है, छोटे बात क्यों पकड़ता है? ये ठंडा पाड़ने वाला कोई मिलता नहीं है। ये जरा भी कुछ हुआ तो समझ लेना दुनिया में आग लगाने वाले भरपूर मिलने वाले। नारद तो गया, लेकिन नारद अपने जम्स छोड़ के गए। जब जवाहरलाल नेहरू गुजर गए तब उनके अग्नि संस्कार हुआ। उसके बाद में उसकी जो भस्म राख थी, वो जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी, इसके हिसाब से पूरे भारत में उसका छिड़काव किया, पूरे भारत। शायद ये काम पहले सबसे पहले नारद ने किया कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे अग्नि संस्कार करके पूरे भारत में मेरी राख लानी। और शायद वो जम्स हो, कोई जो राख भस्म कितना साल पहले नारद हो गया, वो अभी भी है। हम सबको भी नारद बनना बहुत पसंद है। आपने कभी भी नारद का जिना नहीं देखा, मंदिर देखा? नारद का मंदिर, हनुमान के मंदिर कितने हैं? हर जगह पर बड़े बड़े हनुमान,
नारद का मंदिर कहीं भी देखने को नहीं मिला। वाई वो सिंपल है। हनुमान हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए वो मंदिर में है। जो हृदय में होते हैं उसका मंदिर नहीं होता है। वो सिंपल कारण क्या, एकदम सिंपल कारण। जो हमारे हृदय में नहीं है उनको मंदिर में रखें। भगवान महावीर स्वामी हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए उनको मंदिर में रखें। क्योंकि हमको एक सभा करनी जमती नहीं है भाई। भगवान महावीर स्वामी कोई कान में खिल्ला ठोकरे तो भी शांति रखते हैं, कोई दो चार शब्द जमाली जैसा सुना दे तो भी शांति रखते, कोई तेजल ऐसा फेंकते तो भगवान शांति रखते। ये हमारा काम नहीं है। मेरे सामने कोई बोलेगा नहीं ताता लगा दूंगा, भगवान के हमारे हृदय में नहीं, इसलिए हमने भगवान को मंदिर में। काशीनाथ भगवान हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए हमने मंदिर में रखा है। वो कमत है ना, उसका मंदिर देखा, कमत का मंदिर नहीं तो वो हमारे हृदय में। रिवेंज, आई विल टेक रिवेंज। कमत जाने रिवेंज, मैं इसको पाव मारने वाला बंदा, इसने आज बार इज्जत मेरी किया, इसको पाव मारने वाला, ये कमत। और हमारी भूमिका भी ये, आज इसने मुझे सुनाया छोड़ूंगा नहीं, कल इसको बराबर दे दूंगा। तो हमारे हृदय में कौन है? हमारे हृदय में कौन है? कमत है। हृदय में कमत, इसलिए उसका मंदिर की जरूरत है। तो पासवान भगवान हमारे हृदय में उसका मंदिर बना दिया। भगवान नमो जी राम, नमो जी राम, पासवान धन्य धन्य भगवान। मंदिर में हम कमत को अंदर रखा है। हनुमान मंदिर में अंदर कौन है? ऐसा मौका मिलना चाहिए। और फिर जो स्टोरी चलती है भाइयों, तो फिर थोड़े कम रहते हैं। हमारी बहनों को तो 40 में पास हो जाता है कि चलो कुछ ना कुछ फूक लगाने का काम आता है, चलता है। ये लड़कों ने, युवकों ने राजा को बराबर चाबी बढ़ाई कि वो आपकी नौकरी में नहीं है, पगार आपका है, नौकरी किसकी है? वो पूछा राजा किसकी नौकरी में है? देखिए वो अपनी पत्नी की नौकरी में। अपनी पत्नी की नौकरी में है, वो आपका आदेश नहीं मानेगा, अपनी पत्नी का आदेश मानेगा। ऐसे कैसे हो सकता? तो देखो आपको प्रयोग करने करो, उन्होंने चाहिए बनाई। सूर्यास्त होने के बाद भी आप अपने पास रखना, देखो क्या होता है। सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब तक आपके पास रखना। वो मंत्री नहीं रहेगा आपको के पास, वो आपके पास नहीं रहने वाला है, वो जाएगा। यानी आपकी नौकरी में, पत्नी की नौकरी में उसकी पत्नी ने फरमान किया है कि सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा से पहले आ जाना। वो जरूर अपने घर पे चला जाएगा, बराबर चाबी बनाएगा। और राजा ने भी अभी प्रयोग करना भी मेरी नौकरी में है, और उसकी पत्नी क्या मानता है, जरा प्रयोग कर लो। सूर्यास्त हुआ, नौकरी में कुछ ना कुछ काम देता गया राजा, कुछ ना कुछ काम देता जाता है। सूर्यास्त हो गया, वो मंत्री खड़ा हो गया। राजा क्यों? घर पे बैठ, मुझे काम है। अभी राजा बोले तो करना है क्या? लेकिन राजा प्लीज बैठो, काम करना है। उसको पसीना छूटने का शुरू हो गया। लेकिन आज राजा को प्रयोग कर लेना था, वो किसकी नौकरी में है? वापस हो जाने की तैयारी। राजा बीच में जाओ, कल करेंगे, नहीं बैठ। ऐसे करते करते रात को 9 बज गया। रात्रि का पहला प्रहर पूरा हुआ और वो घर पे जाने के लिए निकला। उसके मन में था कि आज तूफान होने वाला है, आग लगने वाली है, क्योंकि जिसका स्वभाव क्रोध का है, जिसका स्वभाव शॉर्ट टेम्पर है, उसने अपने दिमाग को ताला लगा दिया है। दूसरे की परिस्थिति क्या है वो कभी सोचना नहीं। दूसरे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया भाई, वो कभी सोचना नहीं। जिसका दिमाग गर्म है, जिसका नेचर क्रोध करने का है, जिसको बार बार पे क्रोध आ जाता है, उसको समझ लेना है कि तूने तेरे दिमाग को ताला लगा दिया है। दूसरे की परिस्थिति क्या है तू सोचेगा ही। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया भाई, तेरे दिमाग ही नहीं। अरे उसके पीछे का कोई कारण हो सकता है, तेरा शांति से सोचो तो सही। ध्यान मत दे, रीजन कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई कारण। नहीं, सवाल ही नहीं है मेरे काम क्या क्यों नहीं। दिमाग बंद। जिसका भी स्वभाव क्रोध का है,
मुझे पता है, मुझे तो आप सब क्षमा सागर लग रहे हैं। इतना शांति से बैठे देखो, मैं इतना बोलता हूँ फिर भी आपको आवाज कर, कितना शांत है आपको। तो आपको मैं तो सब क्षमा सागर ही मान रहा हूँ, वो तो जिसको क्रोध आता है उसकी बात करो, आपकी बात नहीं। जिसको भी क्रोध आता है उसका दिमाग बंद होता है, तो किसी की कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई आता था कारण, लेकिन ये अरे लेकिन छोड़ मुझे जॉब मगर अरे मगर छोड़, इसको तो ये रहेगा, दूसरा कुछ देने वाला ही नहीं। तो ये अच्छंकारी पत्ता बहुत जबरदस्त होती की स्टोरी है। नेचर सबसे पहली चीज, नियर को करो नियर। सबसे पहली चीज को हमारा स्वभाव सिखा। वापस कहता हूँ, दूसरे सबके पीछे जाओ मत, वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है। सभी की गलती आज तक हमने निकाली है, सभी का फॉल्ट आज तक हमने देखा है, सभी के बारे में हमने टीका टिप्पणी किया है, सबके बारे में हमारा अभिप्राय हमेशा नेगेटिव रहा है। और इसी कारण आग लगी है, हेवन बन सकता है, जो हेवन बन सकता है हेल बन गया है। लेकिन आज हमको ये 3 दिन में चेंज करना है। हर जगह पर मुझे मेरे नेचर की गड़बड़ को समझना है। 4 बात करनी है। पहले नंबर में नेचर, दूसरे नंबर में एक्सपेक्टेशन, एकदम शांति से मेरा पहले नंबर में नेचर, दूसरे नंबर में एक्सपेक्टेशन, तीसरे नंबर में हमारा एटीट्यूड और चौथे नंबर में रिस्पेक्ट। ये 4 बात और या तो रिएक्शन। तो ये 4 बात अपने को करनी है। 3 दिन में कितनी मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये हमको हमारा स्वभाव पहचानना है कि मेरा स्वभाव सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता। मेरा स्वभाव दूसरे को अपना कारण अपनी वजह पेश कर सके, इतनी पेशेंस रख सकता है कि नहीं रख सकता। ये सब बातों को हमको समझना है। चलो आज टाइम हो रहा है, थोड़ी गैलरी करनी है। आज यहाँ शिविर संख्या अच्छी आ गई, नौकाशी की व्यवस्था जेल रोड रखी है। अभी ये कल शिविर यहाँ रखेंगे जेल रोड रखेंगे, बराबर यहाँ रखेंगे। तो एक दूसरा काम आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ से नौकाशी करने वहाँ जाओगे तो कल यहाँ शिविर होगी। सब घर पे चले गए तो फिर वहाँ रखना पड़ेगा। यानी आपके हाथ की बाजी है। यहाँ से सबको जब ये पूरा होता है सत्संग, खास संघ ने आपके लिए नौकाशी की व्यवस्था रखी है। ऐसा ना हो जाए संघ ने व्यवस्था 200-250 की किया है, वहाँ पहुँचे 50 ही पहुँचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सबको जैन बोल परिस्थिति संजोग है कि यहाँ थोड़ा काम चल रहा है तो यहाँ नहीं रख सके, वहाँ रखिए। तो वहाँ आप सबको समय पर पहुँचना है, एक बात। दूसरी बात, कल भी कितने बजे? 7 बजे फ्रेश होकर आना है। 7 बजे का टाइम जमता है ना भाई, नींद आ जाती है हमारा सब का सुनते बराबर है। तो कल भी यही 7 बजे का समय रखेंगे। ये 3 दिन का ये कार्यक्रम रखेंगे। चलो थोड़ी किताब की भी जानत कर लेंगे। मेरे 97 गुजराती में किताब हो गई है, हिंदी इसमें कम है। अभी सेंचुरी की ओर जा रहा हूँ, 98, 99, 100। तो इसके पहले तो 5 किताब इंग्लिश में है। शायद आप सबको इंग्लिश पढ़ना आता ही होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये इंग्लिश किताब आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, आपको ले जाना। इसलिए आपकी दुकान में जो भी एजुकेटेड पर्सन आता है, आप ये किताब उसको भेज दो। उसमें 5,000 का 10,000 का माल है एज ए गिफ्ट। वो किताब उनको क्या आप स्टडी करके हमको वापस देना, ऐसा आग्रह नहीं करना। इसका तात्पर्य आप पढ़ो, उसको क्या उसकी इच्छाएं रखना तो रख सकते, लेकिन हमारे जैन शासन के पदार्थ दूसरों के भी हृदय में जाए,
हमको तो भावना है सभी जीव करूँ शासन रसी जैनम जैसी शासन। अगर ये भावना है तो ये किताब खास लेके जाना है। आपके एजुकेटेड जो भी जैन था तेलुगु वगैरह उनको ये हिंदी किताब लेनी है। ये पहला नंबर की किताब जिसके ऊपर मेरा प्रवचन चल रहा है ये तो रिलेशन मैनेजमेंट। सारे हमारे प्रॉब्लम्स ये क्रिएट किए हुए हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कौन से प्रॉब्लम आपके जीवन में आते हैं और उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है, इसकी ये कर्म नाम की सीधा पूरा रिलेशन मैनेजमेंट। ये स्टोरीज जबरदस्त वर्तमान काल की स्टोरीज एक व्यक्ति के जीवन में कर्म के कारण दूसरों के कारण कितना ट्विस्ट आता है। ऐसी परिस्थितियों में वो पसार होता है लेकिन ये कस्तूरी है वो अंत में कस्तूरी रहता है। वो सुंदर पति स्टोरी मैं गारंटी देता हूँ अगर आप एक आधा घंटा भी ये किताब पढ़ेंगे तो पूरी करके ही रहने वाले। इतनी सुंदर पति की है। तीसरी किताब सोशल है सेल्फी व्हाट मीन्स एस ई व्हाट मीन्स एकांत्या और एकांत्या सबके बारे में अलग अलग बात बताई और कहा है सेल्फी लेनी है सेल्फी लेकिन चेहरे के नहीं आत्मा। ये किताब में ये सारी बातें बताई है। ये है फ्रीडम फ्रॉम डिप्रेशन। मेरे 18 लेटर्स है अलग अलग प्रॉब्लम्स आया था वर्षित अब करती हूँ मैं लेकिन सारे घर वाले मेरे सर पर तुलते हैं किसने कहा वर्षित अब करना तुम्हारा काम करो बहुत टेंशन था। मेरी लड़की सारी कर लेनी भी किसी के साथ भागे क्या टेंशन। जय भाई मेरा 1.5 करोड़ दबा के बैठ गया देता ही टेंशन। लड़का मेरी जेब में मेरे साथ ब्रेकअप ले लिया बड़ा टेंशन। ये था सारा प्रॉब्लम उसका हाउ टू सॉल्व है। इसके अंदर है ये एकदम कम क्वालिटी की किताब है चेस ऑफ कर्म। ये कर्म की शतरंज इसमें भी स्टोरी से अलग अलग बहुत जबरदस्त होती। इसके अंदर भी स्टोरियाँ है। आपको ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते एक व्यक्ति की ऊंचाई का पता चलेगा। तो ये 5 इंग्लिश किताबें ये किताब बहुत कम बची है अभी। लाइफ मैनेजमेंट कोर्स श्राद्ध विधि 600 साल पुरानी किताब उसका हिंदी किया है। सावक जीवन सुबह उठो रात को सो तब तक में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बिजनेसमैन हो तो आपको धंधा किसके साथ करना कैसे करना किस तरह से करना। आपको पत्नी के साथ का व्यवहार कैसा होना चाहिए लड़के के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए सारी की सारी बातें इसके अंदर। ये लाइफ मैनेजमेंट कोर्स है। ये हिंदी में कर्म की शक्ति वो जो इंग्लिश में वही नहीं ये आपको पढ़नी है। आप पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ एक दक्षिण के एक भाई ने मैंने ऑनलाइन रखी थी उन्होंने पढ़े क्या मेरी जिंदगी में ये पहली किताब है मैं इतनी रस से पढ़ा हूँ। तो एक सुंदर कवि किताब है ये क्विज हिंदी में भी है जो इंग्लिश में वो आपको पढ़नी है खास। रोज का मेरा पत्र आज 7 मार्च आज 1800 पत्र पूरा हुआ 1900 पत्र पूरा हुआ। वो एक पत्र लिखा उसमें से बड़ा कलेक्शन इसके अंदर है आज का पत्र। ये भी एक स्टोरी किताब है पूरी स्टोरी है। आपके सामने 2 विकल्प रहेगा घर से निकलते हो राइट में जाना या लेफ्ट में। जीवन में हर जगह पर 2 पहलू रहेंगे सज्जन बनना या दूसरे। एक जबरदस्त कोटि की स्टोरी है पूरी स्टोरी ये जीवन में कस्तूरी बनना या दूसरा इसके अंदर की स्टोरी है। इसके अंदर 6 छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं वर्तमान काल की। एक गरीब वर्ग का लड़का कितनी ऊंचाई तक पहुँच सकता। एक है धूपसली एक बहन अपने जीवन में किस तरह से धूपसली जैसा व्यवहार कर सकती है इसकी ये स्टोरी गरीब है। ये दीक्षा देखने से पहले पढ़ने की इसको पढ़कर ही दीक्षा देखेंगे तो दीक्षा में भाव आएगा। विदाई तिलक से लगाकर अंतिम हित शिक्षा पूरी प्रक्रिया में कौन से भाव से दीक्षा लेने वाले को दीक्षा लेनी है दीक्षा देखने वाले को दीक्षा देखनी है। तो इसके अंदर पूरा मामा मुंडा में ये पार्श्वनाथ संवेदना संख्येश्वर पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास और एक श्रवण आता है संख्येश्वर सही टाचो बीजाणु आसो टाचो। तो ये संख्येश्वर का क्यों सच्चा और दूसरे क्यों गलत। उसके साथ में वामा माता का थाल
जो स्तवन एक स्तुति सबका विवेचन करेगा। ये हमारे निम्ननाथ भगवान पूरे 9 भाव नेमी निरंजन, सबको नेमीनाथ भगवान के प्रति प्रेम है। तो इसका पूरा चरित्र 9 भाव का पूरा चरित्र इसके अंदर आ गया। साथ में गिरनार वगैरह की बहुत सारी माहिती दी है। ये नेमी निरंजन ऋषभदेव भगवान के 13 भाव ऋषभदेव रीत का जल 7 बार से लगाकर ऋषभदेव भगवान 13 भाव की पूरी स्टोरी इसके अंदर आ गई। ये भी बहुत हिंदी ये परिश्रम के 8 दिन का हर घर में ये होना चाहिए। अस्तारी का प्रवचन, कल्पसूत्र प्रवचन, 12 सूत्र के पोता, ये पूरी की पूरी सामग्री इसके अंदर है। बहुत पवित्र है, पवित्र कपड़ों में आप पढ़ भी सकते हो। इसी तरह से बनाया गया है। तो ये पुरुषन के 8 दिन का पूरा सेट है। ये भी एक अपने जैसा है। एक आत्म सुरक्षा कवच, घर से निकलने से पहले ये पूरा पढ़ लेने का, मंगलिक हो जाए, बाहर सुरक्षा भी हो जाए, मेरे कार्य में सफलता मिले। इसके लिए आपको घर में ये ऐसा रखें। एक है और लास्ट किताब इसलिए ला गए आपको नामी देखकर जेठालाल का पोता है बेस्ट जॉक्स विथ थॉट्स। इसमें 50 से ऊपर जोक्स लिया है, लेकिन जोक सुनाने का काम नहीं है। हर एक जोक के पीछे क्या राज हो सकता है, क्या रहस्य हो सकता है, उसमें सबको तात्पर्य का पकड़ना। इसकी ये किताब है, जिसको भी चाहिए ताज़े ये सारी किताबें और जो भी ज़रा ध्यान दीजिए भाग्यशालियों, जो भी आज शिविर के अंदर पधारे हुए, कल भी समय अपना वही होगा। आज देखते हैं तो 6:30 बजे तो हमारे बहनों के नीचे भीड़ लग गई थी। इसी तरह कल वही समय रहेगा। 7 बजे हमारा यहाँ पर भगवान का आप लोगों ने क्या सुना जी